चाहे आप लें आज़ाद जी का, जब भी कोई नाम लेता है तो थोड़ा सा वो फोन करिए। बिल्कुल। अगली बार शायद आपके पॉडकास्ट में आऊँगा तो पूछ पूछे लेंगे। होंगे। आज के टाइम में काफ़ी नेता लोग ऐसे हैं जो अभी कुछ टाइम के अंदर ही ज़बरदस्ती सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहे हैं। देखें, हम छोटी प्रतिमा भी लगा सकते थे। हमने क्यों 151 फीट की लगा रहे हैं कि वो देश तोड़ने की प्लानिंग चल रही है। कहीं नहीं है वंदे मातरम वहाँ पर नहीं, क्योंकि इस तरह की मीटिंगें और बैठकें लोग कर रहे हैं और चल रही हैं। बीच में बैठे हैं, उसमें से हमें ढूंढ कर निकालना है। भाई हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें तो गुलामी रहे। वोट लेने के लिए वो किसी भी स्तर तक जा रहे हैं। या ये फ्री वाला भी खेल होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी की मुखबरी करने वाले उनके अपने ही थे। एकलव्य की तरह के कोई गुरु नहीं है, पर निशाना अर्जुन की तरह है। काकोरी के बारे में जितना मैंने सुना है उनके मुंह से सुना है, मास्टरमाइंड जिन्होंने वो करा था वो राम प्रसाद बिस्मिल। सुरक्षा का दायित्व चंद्रशेखर आज़ाद जी का। 18-19 साल का एक लड़का जी, इतनी हिम्मत। गद्दी पर आए हैं तो बांग्लादेश में भी हलचल हुई है। नॉन यूएस रेजिडेंट लोग हैं, हाँ, उनको मैं पहले जॉब से निकालूंगा। कि शिवसेना ने कहा नहीं नहीं और नहीं रहेंगे यहाँ पे, तो धीरे धीरे बैकफुट पे चलेंगे। बाहर आप पैर रखिए, अब मैंने गाड़ी में पैर करा, मेरा पैर जलने लगा। लेकिन जो जाता है ना वो और गंदा होकर निकलता है। कुछ लोग ऐसे राजनीति करने के लिए निकलते हैं जिसे उनको डॉक्टर ने बता दिया। तो नेतागिरी मानने के लिए बहुत परेशान है, इनके टेस्ट होने चाहिए। उस एरिया के सबसे बड़े गुंडे, या मवाली कह लो या चोरी चकारी करने वाले लोग, उस तरह के लोग तो नेता लेके घूम रहे हैं अपने साथ। 5 फरवरी को वोट है तो मैं वोट किसको दूँ? तुमको ये तक तो पता नहीं है आज़ाद जी हैं कौन। खुद तो आप शर्मसार हो रहे हो, अपने संगठन को भी शर्मसार कर रहे हो। हम तो वृद्धाश्रम बंद करने का प्रयास करते हैं। भविष्य के 5 साल बाद भारत को कहाँ देखते हैं? न हथकड़ी की चिंता, न फांसी का डर, मौत भी जिनके आगे अपने घुटने टेक देती है। जी हाँ, आज हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपना नाम ही आज़ाद रख लिया, जिन्होंने दुश्मनों को खुली चुनौतियां दे दी कि आप जितनी भी गोलियां चलाएं, हम आज़ाद रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। जी हाँ, आज ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी के पौत्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है श्री अमित आज़ाद तिवारी जी। और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ाद जी कैसे थे और उनके ख्याल आज के हिंदुस्तान के लिए कैसे हैं। चलिए मिलते हैं अमित तिवारी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत नमन और वंदन करता हूँ, और सभी आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत सादर वंदे मातरम है। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, और जिस तरह से आपने शुरुआत करी है अपने इस इंटरव्यू, अपने पॉडकास्ट की, उससे मन और भी उत्साहित हो गया। सर, आज़ाद जी के बारे में भारत के आम जो जनता है बहुत जानती है, और उनका नाम लेते ही उनके जो खून है वो उबाल मारने लग जाता है, इतनी पावर आती है। आप तो उनके परिवार से हैं जी, आपको कैसा लगता है? देखिए, जो चंद्रशेखर आज़ाद जिनका आपने नाम लिया, मैं क्रांतिकारी तो हमारे देश में जिन्होंने हमको अपने प्राणों का न्यौछावर देकर अंग्रेजी हुकूमत की दास्ता से मुक्त करा, तकरीबन 7.5 लाख है अगर हम उनके गिनती पर जाएं, क्रांतिकारियों की गिनती में। क्रांतिकारियों की, ठीक है ना। लेकिन जिन्होंने, जैसे आपने कहा कि जिनका नाम सुनते ही, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी वो नाम है। बिल्कुल। चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर हम एक शब्द में परिणीत करें, एक अर्थ उनका निकाले, तो वो होगा बहादुर, ब्रेव। बहुत बढ़िया। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से चाहे आप लें आज़ाद जी का, जब भी कोई नाम लेता है तो थोड़ा सा वो फूल कर ही नाम बिल्कुल, लेता है कि बिल्कुल। नहीं वो चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसा। जैसे मैं भी किसी जब कहीं जाता हूँ तो कहता अरे आपको देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। मुझे वो देखता है, लेकिन वो आज़ाद जी को फील करता है एक बार। तो उनमें नाम ही एक ऐसा था, क्विक सिल्वर, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने उनको उपाधि दी थी। आपने ये बैच पहना हुआ है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का, और मेरा पर्सनल व्यू है कि आपका फेस थोड़ा थोड़ा मिल रहा है चंद्रशेखर जी से। वो अगर मूछ हो तो और ज़्यादा लुक आ जाएगा। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि आप उस परिवार से आ ही रहे हैं, ऐसा लगता है। अगली बार शायद आपके पॉडकास्ट में आऊँगा तो मूछ मुझे होंगी। बिल्कुल सर। मेरे पिताजी की हैं। अच्छा, वो और मुझे रखते हैं। वो उसी लुक में आपको दिखाई पड़ेंगे, कभी भी देखेंगे आप। अच्छा, बहुत जी, बढ़िया। क्योंकि परिवार ही वही है। और हमारे यहाँ पीछे से आज़ाद सबके यहाँ लगता ही रहा है, मतलब चाहे मेरे दादाजी हों, हमारे पिताजी हों, फिर वो हम तक आया, अभी आगे भी चलेगा। ये सरनेम आज़ाद जी की वजह से। मेरा सवाल यही था कि क्या ये आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बाद ये सिलसिला ऐसे ही चलता आ रहा है?
आज़ाद लगाने का नाम। जी, आज़ाद लगाने का जो है वो सिलसिला चलता आ रहा है। उसके पहले जो जैसे वो ब्रेव थे, आज़ाद जी बहादुर थे, उस तरह से हमारे जो और भी पीछे अगर हम जाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो दादाजी थे पंडित टीकाराम तिवारी, कानपुर के बगल में भौती गांव में रहते थे वो। सही। उनके फिर वो भी 12 गांव के पंडित थे। अच्छा। ये ब्राह्मण परिवार आपको पता ही है, अभी तक ये चलता चला आ रहा। तिवारी कानपुर के चत्रु के 20 बिस्वा के ओके। ब्राह्मण थे वो, और वो चलता चला आ रहा। फिर उनके वहीं पर सीताराम तिवारी जी दादाजी हुए, फिर राम भरोसे तिवारी, सब रामायण के नाम पर। हमारे जो दादा थे महावीर प्रसाद तिवारी, वो भी पूरा रामायण के नाम पर है। अच्छा। हमारे दादाजी 3 भाई थे, पंडित महावीर प्रसाद तिवारी, पंडित लक्ष्मण प्रसाद तिवारी, अंजनी तिवारी। ओके। ये तीनों दादा भी वो रामायण के नाम तक चले। उसके बाद हमारे फादर का नाम फिर सुजीत तिवारी, सही। उनके भाई ताऊ जी का नाम फिर अलग अलग नाम, प्रमोद तिवारी अलग अलग हुआ। ओके। लोकली आप मतलब अभी दिल्ली में है या लखनऊ? लखनऊ जी। आज के टाइम में काफ़ी नेता लोग ऐसे हैं जो मतलब अभी कुछ टाइम के अंदर ही ज़बरदस्ती सोशल मीडिया पे एक्टिव है। ज़बरदस्ती, मैं ये वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ, बट मुझे लगता है कि हर कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। कुछ लोग सच में सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, समाज का उद्धार करना चाहते हैं, या कुछ भी मतलब यूथ के लिए या फिर नारी शक्ति के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। आप भी जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी में हैं, आपका एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। उन दोनों में आप काफ़ी इंटरेस्टेड लगते हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्रेजेंस उन सब काम के साथ होना ज़रूरी है या उतना ज़रूरी नहीं है अभी, कि काम अपना आप ही दिख जाता है? देखिए, जो आपने दूसरे संगठन का नाम लिया वो है हिस्टोरिकल रिसर्च एसोसिएशन। हाँ जी, हिस्टोरिकल रिसर्च ऐतिहासिक एसोसिएशन अनुसंधान संस्थान। वो हमने बनाया, आपके सवाल पर भी मैं आता हूँ अभी। वो हमने बनाया जो हम आज़ाद जी के भी स्मारक बना रहे हैं, जो कि अभी हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने ज़मीन दी है, और उसको बढ़ा करके हम अभी उसको 10 एकड़ में ले जाएंगे पूरा। ओके। क्योंकि जिनके नाम से आपने पॉडकास्ट शुरू कराई है, उनके नाम को हमें जीवंत रखना है। बिल्कुल सर। जिस प्रकार से नेता अपने नाम को जीवंत रखने के लिए लगे हुए हैं, ये पूरे देश के आइडियल है। इनका नाम जीवित रखने के लिए ये इतना बड़ा जो संगठन, जो हिस्टोरिकल रिसर्च अलग से बनाया, ट्रस्ट मीन्स वो, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है वो 200 से 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और उसके लिए एक ऐसा ट्रस्ट बनाना जरूरी था। तो वो है जो आपने नाम लिया, हिस्टोरिकल रिसर्च एसोसिएशन। एक मिनट बात काटना चाहूँगा कि 200-250 करोड़ सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी के हिस्ट्री को संजोए रखने के लिए, या और भी उसमें कुछ आप काम करते हैं? जो स्टैचू बना रहे हैं, नहीं, हिस्टोरिकल रिसर्च एसोसिएशन में जो फंड आता है या जो भी ट्रस्ट है, वो पैसा सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए यूज़ होता है या और भी कोई स्वतंत्रता सेनानी उनके लिए भी यूज़ होता है? जी, अभी जो ये ट्रस्ट जब से हमने बनाया 2018 में बना था, फिर हमने 2021 में, मैंने कहा ना, इस स्मारक के लिए ही ये ट्रस्ट बना। ओके। 2021 में हमने प्रतिमा का शिलान्यास किया लखनऊ के कृष्णानगर में, और ये प्रतिमा ही, इसकी जो लागत है पूरे स्मारक की जो लागत है वो ही मैंने आपको बताई है, 200-250 करोड़ जो लगने वाला है। हम उसके लिए ही, आपके आने का भी मेरा ये तात्पर्य था कि जो आपने पूछा बहुत अच्छी बात है, लोगों को पता चले। उस स्मारक में ही ये टोटल जो लागत है वो आने वाली है। और एक बार स्मारक बन जाएगा फिर वो एसोसिएशन किस लिए काम करेंगे कि उस स्मारक को कंटिन्यू मेंटेनेंस करने के लिए? वो ये ट्रस्ट करेगा। और आप उस ट्रस्ट के अभी अध्यक्ष हैं? मैं प्रेसिडेंट हूँ। प्रेसिडेंट है। और जो ये बात हो गई हिस्टोरिकल रिसर्च की, आप समझ गए, और सोशल मीडिया हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे कि ये इसके लिए हमने बनाया, क्योंकि कोई इतना बड़ा काम हम सिर्फ हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी है ये पीछे से आ रही है, ये हमने नहीं बनाई। ओके। ये चंद्रशेखर आज़ाद, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी, उन्होंने बनाई। जब काकोरी कांड हुआ था उस समय पर सचिन नाथ सान्याल जी थे, उनके साथ मिल करके बनी, और वो बीच में धूल आई। फिर बाद में इसी, आपने जो काकोरी केस सुना होगा, काकोरी कांड, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें थे प्रेम कृष्ण खन्ना जी। ओके। उन्होंने फिर मेरे पिताजी को वापस से सौंपी कि ये, जैसे कि कई संगठन हमारे बड़े क्रांतिकारियों के किताबों में चले गए, ये किताबों में नहीं जाना चाहिए। ये आज भी मैं यहाँ पर आपके सामने एचआरए का बिल्ला लगा कर बैठा हूँ, और मेरे जैसे एचआरए में जो 2000 लोग हैं वो भी ऐसे लगा करके घूमते हैं। सोशल मीडिया की बात रही तो ये एक हमारा सब तक पहुँचने का बहुत अच्छा माध्यम है आज।
मैं आपके पास बैठा हूँ, ये भी एक सोशल मीडिया का बहुत अच्छा माध्यम है। यहाँ से भी बातें जाएंगी, जो मैं कहूँगा वो सुनेंगे लोग। सही। ठीक है ना। यहाँ से अब आप किस तरह से ये सोचते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसको आपकी आने वाली जनरेशन भी 101% कंटिन्यू करेगी और उतना ही जोश उतने ही जुनून के साथ करेगी जितने जुनून के साथ आप कर रहे हो? देखिए, वो क्या करेंगे इसका दायित्व तो हम पर ही होता है। आज मैं जैसे कहीं अभी मैं कहा था, किसी कॉलेज में गया था गुरुग्राम में, वहाँ मैंने यही बात बताई। मैंने उन बच्चों से कहा कि देखिए, इंटरव्यू भी हुआ, जो भी, मैंने बच्चों से यही कहा कि उनके पेरेंट्स भी थे। मैंने कहा आज अगर बच्चे चंद्रशेखर आज़ाद जी को नहीं जानते या छत्रपति शिवाजी महाराज के बलिदान को नहीं जानते, तो उसके दायित्व उनके पेरेंट्स का है, बिल्कुल। उन बच्चों का नहीं है। सही। कि उन्हें क्यों नहीं पता, हम क्यों नहीं बता पाए। बच्चा अगर गलत दिशा मुड़ रहा है तो उनके पेरेंट्स का दायित्व है। जैसा आपने कहा कि मैं क्या आने वाली जनरेशन ये काम कर पाएगी जो मैं कर रहा हूँ, क्या उन मूल्यों को, उनके अर्थों को समझ पाएगी, तो मैं अपना 100% से भी जो ज़्यादा शायद है वो दे करके जाऊँगा, ताकि वो समझें और उसको जब वो देखेंगे नहीं हमारे बड़े भी ये करते आए, हमको भी करना है। तो जो अभी स्कूल में जाना होता है, कॉलेज में जाना होता है, या जो ये जो स्मारक हम बना रहे हैं, ये इसीलिए बना रहे हैं ताकि वो एक बार देखें। कई लोग, देखिए होता क्या है, बहुत सारे लोग ऐसा भी हैं कि वो कहते हैं मूर्ति क्यों, क्या करना मूर्ति का। तो मुझे लगता है ये करना है, और हम जब जब उस प्रतिमा को कोई आँख उठा कर देखेगा, हम छोटी प्रतिमा भी लगा सकते थे, हमने क्यों 151 फीट की लगा रहे हैं, है ना। तो इसलिए लगा रहे हैं कि सबसे बड़ी किसकी, एक उसमें एक चीज़ निकल आती, सबसे बड़ी किसकी, हाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी की। तो उसको देखने लोग वहाँ पर जाएंगे, और उस स्मारक में भी बहुत सारे क्रांतिकारियों का भी बना रहे हैं, ताकि स्कूली बच्चे जाया करें, उधर से वो जाए, उधर से पीछे से हमारे छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप का देखते हुए पूरा बलिदान अलग से, एजुकेशनल स्पॉट बन जाएगा। हाँ, हालांकि वो स्मारक जो है वो है तो महाराणा प्रताप जी को समर्पित, चंद्रशेखर आज़ाद जी को, लेकिन सबके बारे में बताया गया उसमें, वो देखते हुए निकले। तो हम इसलिए पूरे प्रयास में हैं कि जिस भी तरह से हम कर सकते हैं करें, क्योंकि मैंने आपको मैं बताऊं, देश को तोड़ने वाले अपने सामने, उन्होंने मुझे उस मीटिंग में गलती से बुला लिया एक बार। अच्छा। उन्हें नहीं पता था कि मैं, उन्हें ये भी नहीं पता था मैं आज़ाद जी का पौत्र हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आए हैं तो बुला लो। मैं गया, बैठा, ठीक है, अच्छा चलो। और एक डब्बा रखा हुआ है, उसमें सब लोग पैसे जमा करना है, ठीक है। और वो बात इस तरह की थी, यहाँ पर तो वो करने वाली नहीं है, लेकिन वो बात ये थी कि वो देश तोड़ने की प्लानिंग चल रही थी। ओहो। ठीक है। फिर मुझे बताया गया, मैंने क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं, मैंने कहा हाँ। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम करके मैंने अपनी शुरुआत की, छोटा सा वहीं खड़े होकर, बैठक सी थी, भाषण की तरह नहीं, बात करना कहीं नहीं है, वंदे मातरम यहाँ पर नहीं। अच्छा। मैंने कहा यानी मैं बिल्कुल सही हूँ, ये पैसे इसीलिए जमा हो रहे हैं। तो जब ये इस तरह के लोग जरा जरा से डिब्बे में पैसे जमा कर रहे हैं कि इससे ये काम करना है, और वो काम हमारा देश तोड़ रहा है सीधे सीधे, हमारे उससे अखंडता भी टूट रही है, और हम राजनीतिक रूप से भी उसमें कमज़ोर हो रहे हैं। हमारे आने वाला जो बच्चा, जो हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो उसको ऐसे मिटाने का, एकदम झाड़ू लगाने का काम कर रहा है। क्या वो धार्मिक बेस पे कर रहे थे तोड़ने का, या मतलब मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी मैंने यही कहा धर्म का, लेकिन मैंने यही कहा आपसे कि तीनों तरह से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हमारे देश के नक्शे को बदलने के रूप से, तीनों तरह से हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके रूप में वो चीज़ डाली जा रही थी कि किसी भी क्रांतिकारी ने कुछ नहीं किया। अच्छा। जो करा, किसने करा, वो उनके जो हेड होंगे, उनके जो हेड है, जो ठीक है, करता धरता है। हाँ। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जब ये लोग ये डब्बा लगाकर बैठक में कर सकते हैं, तो क्या हम सब मिलकर अपने इन क्रांतिकारियों के लिए नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। और हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की मीटिंगें और बैठकें लोग कर रहे हैं और चल रही हैं। जब वो देश तोड़ने के लिए एक हो सकते हैं, तो हम लोग देश जोड़ने के लिए भी एक हो सकते हैं, और हो रहे हैं। नहीं तो ऐसा, ये कोई एक धर्म विशेष, मतलब एक ग्रुप ऐसा है, संगठन, या किसी भी धर्म में इस तरीके से ये चल रहा है? क्योंकि कंटेम्प्रेरी इंडिया है अभी, तो क्या सबकी आज के जो युवाओं की ऐसी सोच ऐसी हो गई है, या कोई एक धर्म विशेष पे आप मतलब थोड़ा सा रोशनी डालिए उस पर थोड़ा सा? नहीं, वो धर्म विशेष के नहीं थे, वो एक मिक्स मेजॉरिटी थी। अच्छा। ठीक है ना।
और मैं ऐसा उनको जानता भी हूँ, वहाँ तो गया ही था और कई जगह पर ऐसा चल रहा है। मतलब आपका कहना ये है कि कोई धर्म विशेष के लोग नहीं हैं, इसमें मिक्स मेजॉरिटी है जो देश को तोड़ने में लगी हुई है। जी। इसको मतलब ये आगे और ना बढ़े, या ये बिल्कुल दीमक की तरह इसको हमारे देश को ख़त्म ना कर दे, उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? उसके लिए मेरा सुझाव यही है, बहुत संवेदनशील तरीके से हमें इनको जांचना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं, ठीक है ना। तब जाके जो हमारे देश की अखंडता है, जिसके लिए हमारे छत्रपति शिवाजी ने तलवार उठाई, उन्होंने ढूंढा ये कौन लोग हैं। जिस समय उस समय भी ऐसा हो रहा था। हाँ, होता ही होगा। हमारे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद जब चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन सब लोगों ने पता किया कि हमारे देश को खोखला कौन कर रहा है। उस समय मुगलों ने करा, फिर ब्रिटिश हुकूमत ने करा। आज समस्या और बड़ी विकराल हो गई है कि अपने बीच में बैठे हुए और वही आज कर रहे अपने हैं। बीच में बैठे हैं, उसमें से हमें ढूंढ कर निकालना है। आज ब्रिटिश हुकूमत तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जी के सामने थी, ये है। आज हमारे बीच के हमारे वो जो बैठे हैं ना, उनको हमको ढूंढ के निकालना। वो पॉलिटिक्स में भी बैठे हैं, वो नॉन पॉलिटिकल रूप से भी बैठे हैं, तो हमें वहाँ से उनको ढूंढना है और उनको उनका जो भी इस तरह के कार्य चल रहे हैं, उसको हमारे रोकना है। धर्म को ख़त्म करने के, हमारे हिंदुत्व को ख़त्म करने के, ठीक है ना। समस्या यहाँ पर आ जाती जहाँ पर अपने लोग खड़े होते हैं। तो सर एक बात मेरे को जाननी है इसमें, आज़ादी से पहले भारत में जो अखंड भारत था जी, उसमें जितने भी लोग थे वो भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए लड़ते थे। जितने भी थे, कोई भी ऐसा नहीं था कि भाई हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें तो गुलामी रहना है, ऐसी सोच थी उस समय। तो आज ऐसा क्या हुआ है कि मतलब हमारे भारत में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के ही खिलाफ सोच रहे हैं, जिसका धर्म विशेष से किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस उसको भारत के खिलाफ ही सोच रहे हैं। जी जी। देखिए इसमें क्या है कि पॉलिटिकल रूप से बहुत बड़ा गेम चल रहा है। अच्छा। जो हमारे देश के राजनेता है ना, वो हमारे देश की अस्मिता को, एक जो वोट, एक चीज होती है वोट, वोट लेने के लिए वो किसी भी स्तर तक जा रहे हैं और उसमें ऐसे लोगों का सपोर्ट ले रहे हैं, ऐसे लोगों का सहारा ले रहे हैं जो पॉलिटिक्स में नहीं है। मैंने बताया ना, बहुत संवेदनशील तरीके से देखने की जरूरत है। जो पॉलिटिक्स में नहीं है उनका भी वो सहारा ले रहे हैं, जिन्हें जो अभी समाज के सामने नहीं है वो लोग, लेकिन वो इंटरनल रूप से दीमक की तरह है। मतलब सीट पे बैठने के लिए वो कुछ भी हद तक जा सकते वो भी कर रहे हैं, और जो सीट पर हैं वही वो इनका सपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि ये इनको तो लोग जान रहे हैं सही कि ये तो भाई बड़े नेता हैं हमारे। बड़े जो नीचे हैं, जो दीमक है, उनको कोई जान भी नहीं रहा, वो अंदर अंदर खोखला कर रहे हैं। आप उस भाषण में बैठे थे जहां आपको पता चला कि देश को तोड़ने की बात चल रही है, तब आपको क्या लगा कि इन लोगों को, अगर मैं पुलिस को ये बताऊं, या ये जो लोग हैं जो उपद्रवी है या देश को तोड़ रहे हैं, आप क्या ऐसे, जैसे आपको वहाँ पे जोश हो गया कि नहीं मैं इस कमेटी का या इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो आप वहाँ से खड़े हो गए, लेकिन क्या आप उन लोगों को पुलिस के हवाले या कोई उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक्शन सीधे रूप से नहीं हो सकता। ओके। मैंने आपको बताया। तो क्या वो पावरफुल ज़्यादा है इसलिए, या गुंडागर्दी में है? देखिए, पावरफुल और गुंडागर्दी की वहाँ पर बात ही नहीं, वहाँ पर बात है कम्युनिटी की बड़ी। ठीक है, पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे देश की पुलिस है वो कहीं ना कहीं, ये जो बड़े लीडर हैं, विवश हो जाती है उनके आगे। एक अभी पीछे मैंने वीडियो देखा था मुख्तार अंसारी का। हाँ। उन्हें पार्क के अंदर जाना था, तो वो एंट्री लेने के लिए वो डीएम मना कर रहा कि यहाँ पर आप नहीं जा सकते, आचार संहिता लगी हुई है। लेकिन उसने कहा मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना है। हालांकि पुराना वीडियो है वो। और वो डीएम कहता रहा कि कार्रवाई हो जाएगी, हम आपको रोक लेंगे। एसपी भी किनारे हो गया, डीएम भी, उसने कहा चलो मैं देखता हूँ क्या होता। कुछ नहीं हुआ, और वो चले क्योंकि गए जो उनके अंसारी। आका थे वो कहते थे मुझे तुम्हारी कसम है, ऐसा मत करो। बड़े सीएम के पद पे, ये एक सीएम की भाषा होनी चाहिए। तो पुलिस वहां पर मजबूर हो जाती है, वरना पुलिस के ऊपर अगर ऐसे शासन ना हो तो पुलिस तो 2 दिन के अंदर सब कुछ सही करने का सामर्थ्य रखती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर,
हमारी सिक्योरिटी ये जी। सब स्ट्रांग है। जी, जी। लेकिन ये कुछ हाथ इनके जो है वो कठपुतली की तरह बंधे हुए हाँ, हैं, कठपुतली की इसलिए ये अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता। ऑर्डर नहीं आता। और मैंने बताया ना, बड़े संवेदनशील तरीके से इस पर काम उसी दिन से चालू हो गया था जब ये पहली सभा इस तरह की मैंने देखी थी। ओके। उसके बाद तो मैंने कई देखी, उन सबको तो बताना भी बेकार है क्योंकि हम इतनी बड़ी यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते। सही। वो देखी, तब से ही फिर उस पर हम लगे, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम जहाँ जा रहे हैं लोगों को बता रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे कि वो ऐसे, हम ये बता रहे हैं हम कैसे थे आप जानो, हमारी क्या चीज़ें खंडित नहीं होनी आप जानो, हमारा क्या दायित्व है आप जानो। वो अपना दायित्व समझ के देश को तोड़ने की वो अपने काम में पूरी तरह से डेडिकेटेड है, गढ़ रहे हैं। हाँ। लेकिन हम क्यों नहीं जग रहे? ठीक है, जिस तरह से हमारे पिता का कर्तव्य होता है पुत्र के लिए, माँ का कर्तव्य होता है बेटे के लिए, बेटे का कर्तव्य होता है माँ के लिए, उसी तरह से हमारा कर्तव्य इस धरती माँ के लिए, इसके बेटे हमें यहाँ पर जन्म लिया है, हमारा क्या दायित्व है, वो दायित्व हमको समझना पड़ेगा और उस पर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम सब थोड़ा सा भी सोचेंगे देश के बारे में तो हमें पता चल जाएगा हमें वास्तव में क्या करना है। तो जिस तरह अभी से- हमारे माननीय योगी जी जो यूपी के सीएम हैं, बहुत फेमस डायलॉग है, कटेंगे तो बटेंगे। जी, तो क्या आप उस चीज़ से एग्री कर रहे हो अभी? देखिए एग्री मैं करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। कटेंगे और बटेंगे का मतलब, कटेंगे मीन्स बटेंगे तो कटेंगे, हाँ, ऐसे है ना? बटेंगे तो कटेंगे, मैंने उल्टा बोल दिया। एकता में शक्ति है, बिल्कुल। हम सभी जानते हैं। हम जहाँ पर अलग अलग होंगे हमको वो लोग खंड खंड में पाकर अलग कर देंगे। भारत भी कितने टुकड़ों में हो गया आज आपको पता बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो आगे से ऐसा ना हो पाए तो मैं यही कहना चाहूँगा, हमें एक होकर रहना चाहिए। निश्चय बहुत बड़ा वाक्य भी है और इसमें मुझे लगता नहीं कोई राजनीति भी होनी चाहिए। नहीं, इस पर इसमें बहुत- मैं कोई धर्म विशेष के मैं ऊपर आपको नहीं कह रहा हूँ, इस पर हाँ, बहुत राजनीति भी हुई है, हो रही है अभी। यहाँ से लेके महाराष्ट्र से लेके पता नहीं कहाँ तक। हर जगह अपने अपने हिसाब ठीक है, से वो मैं मानता हूँ महाराज जी ने, योगी जी ने ऐसा कर दिया, ऐसा कहा। अब उन्होंने कहा कि नहीं, उनके मुंह से ये उनके मुंह से निकला वाक्य है या मीडिया में घुमा, मुझे पता नहीं है। नहीं उन्होंने उन्होंने बोला बोला है ना, हाँ, बटोगे तो कटोगे। सही बोला है। मैं पूरा समर्थन इसलिए करता हूँ कि हम जहाँ जहाँ भी अलग हुए, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, या देश को खंड खंड करने की बात हो, हमें बंटना तो वास्तव में एक होकर रहना चाहिए। ये एकता में शक्ति है, तो इसमें मैं पूरा समर्थन करता सर, इसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में जितने भी लोग थे, हिंदुस्तानी जो भारतीय थे, हाँ। जैसे बाहर से मुस्लिम्स आए या जितने भी ये बाहर की शक्तियाँ आई, तो अगर देश हमारा उस समय भी अगर एक होता तो शायद हम गुलाम नहीं होते। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में शायद योगी जी ने बोला कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो लोग हमको कमज़ोर बनाकर हमको हरा देंगे या हम पे राज करेंगे। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में कहा है और बिल्कुल सही कहा है। इसमें कुछ ऐसी राजनीति करने वाली तो मुझे तो हूँ। लगता है लेकिन लोगों ने करी ना, वो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सब रोटियां सेक रहे हैं, बात वहीं पे आ गई। और मैं आपको बताना चाहूँ, उन्होंने जो कहा है वो आज ही नहीं, वो सदियों से सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल वो शिवाजी के समय में भी सत्य था, सही, बिल्कुल वो झांसी की रानी के समय में भी सत्य था, बिल्कुल। कई राजाओं के पास हो गई, जिसमें तात्या टोपे उनके साथ हुए, कानपुर से लेकर कालपी से झांसी तक। सही। कुछ नहीं हुए, जो नहीं हुए तो वो असत्ता के शीश पर है। बिल्कुल। और झांसी की रानी का बलिदान हो गया क्योंकि वो नहीं हुए एक, उन्होंने एक करने को कहा, बटे तो कटे। बट जो बटे वो तो आज राज कर रहे हैं। तलवार झांसी की रानी के चेहरे पे लगी, लग गई। सही सही। तो तो आगे यहाँ से अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरेस्ट अपना जगाना चाहे, जैसे कि अभी मुझे लग रहा है कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में तो नहीं जाना चाहेंगे, नहीं, अभी नहीं। नहीं, तो वहाँ से आप अपनी विचारधारा कुछ पॉलिटिक्स को लेके, राजनीति को लेके, लाइक अभी दिल्ली के अंदर इलेक्शंस है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, ये तीन मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है जो लड़ रही है। क्या लगता है आपको कि ये जो फ्री की लड्डू बट रहे हैं और इस तरह की पॉलिटिक्स दिल्ली जैसी राजधानी में, जो इतना बड़ा कंट्री का कैपिटल है, इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, और सबकी नज़र हमेशा कैपिटल पे रहती है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प भी वहाँ पे शपथ ली कल उन्होंने, तो सबकी नज़रें होती है कि क्या हो रहा है वॉशिंगटन के अंदर। वैसे दिल्ली पे ऑलमोस्ट पूरे देश की नज़रें होती है। वहाँ पे ये 2100-2500 रुपये की राजधानी, 2100-2500 रुपये की राशि दे के खरीदना वोट, या फिर बिजली मुफ्त में देना, ये सब करना, क्या आप को लगता है कि कैपिटल के अंदर ये सब होना चाहिए, या ये फ्री वाला भी खेल होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर? नहीं, फ्री वाला खेल नहीं होना चाहिए। आप अभी यूपी लखनऊ से है, आपका वोट भी शायद वहीं का होगा, तो अगर ये चीज़ यूपी में लागू हो जाती है
तो कोई भी पार्टी अगर ये फ्री दे रहा हो, आप एक मिडिल क्लास फैमिली के बिहाफ पे अगर सोचेंगे, जैसे मेरी काफ़ी लोगों से बात होती रहती है, थोड़ा सा कुछ पिछले वर्षों में पॉलिटिक्स की तरफ रुझान बढ़ा है मेरा। अच्छा। तो लोग कहते हैं कि सही है ना, जो लोग 20,000 रुपये कमा रहे हैं उसको 2100 मिल रहे हैं, उसको पानी फ्री मिल रहा है, ठीक है, उनको शायद कोई मेडिकल या कोई छोटी मोटी चीज़ स्कूल में फ्री शिक्षा मिल रही है, तो उसमें बुराई क्या है? और मैक्सिमम 80-90% मिडिल क्लास लोग ही हैं दिल्ली में अगर देखे जाए तो किस वे में आप इसको लेते हैं कि फ्री वाला काम होना चाहिए, अगर हो रहा है तो किस लेवल पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, फ्री वाला अगर वो दे रहे हैं, जनता की सुविधा का सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है वो फ्री देने से कब तक फ्री, क्या लिमिट है फ्री की? सर लेकिन कोई मिडिल क्लास आदमी है वो तो यही सोचता है ना कि आने वाले 5 साल तक तो मिल रहा है, तब तक के तो मेरे खर्चे वो बचेंगे। मिडिल क्लास आदमी ये भी तो सोच सकता है कि मैं अपने पैर पर किस प्रकार से खड़ा हो सकता हूँ। क्या मैं कोई स्किल डेवलपमेंट का काम सीख रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ, क्या मैं किसी रोजगार, हाँ यही पार्टी अगर रोजगार दे उनको, कोई कल को वो ना भी हो, मैं कह रहा हूँ ठीक है आप दे रहे हो, 5 साल तक दोगे, आपकी सरकार जब नहीं रही फिर क्या होगा? दूसरी सरकार ने आके वो ख़त्म कर दिया, वो तो आदमी फिर से वहीं पर आ गया। तो मुझे लगता है कि उनको रोजगार बढ़ाए, वो कोई भी पार्टी हो। सर क्या ऐसा है, जैसा मैं सोचता हूँ, ये फ्री वाला बहुत अच्छा टॉपिक छिड़ा है। हाँ, जो पार्टी हैं वो फ्री देना चाहती है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मीडियम या लोअर मीडियम क्लास है उसको सपोर्ट करना चाहती है पार्टी, कि भाई आपको हम सुविधा दे रहे हैं, आप अपनी स्किल से, अपनी पावर से आगे बढ़िए, जो गरीबी रेखा है उससे बाहर आइए, तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो फ्री में एक सेवा, जैसे हमारा राशन फ्री में बढ़ता है या बहुत सारी चीज़ें जिसमें सब्सिडी भी मिलती है कुछ चीज़ों में, तो कुछ पार्टी तो ये करती है, कुछ पार्टी तो सिर्फ अपना वोट हासिल करने के लिए फ्री में चीज़ें देती है। उस चीज़ से हमें दिक्कत है। तो वो मुझे लगता है कि अगर वो वोट लेने के लिए ही कर रहे हैं, किसी का पर्सनल कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है फ्री देने से, तो वो फ्री की चीज़ गलत है। क्या ये इस बात सही है? मैंने उसी की बात तो कही आपसे। मैंने जैसे पूरे देश में भी राशन भी बट रहा है गरीबों को, देश की सरकार है दे रही, जिनके पास नहीं है चलो ठीक है, वो एक वोट के लिए नहीं मानेंगे, मूलभूत सुविधा बिल्कुल है ना, लेकिन कहीं पर सिर्फ इलेक्शन आते ही कुछ चीज़ों की घोषणा हो जाना, मैं वही कहना चाहता था, वो गलत है, निश्चित रूप से गलत है। सरकार का तो फर्ज है कि भाई अपनी जनता जो नीचे है, जो ऊपर उठना चाहती है, उसको सपोर्ट करें, तो वो तो फ्री के लिए कुछ भी उसको सुविधाएं दें, बिल्कुल, जिसमें हम ये अपना क्या कहते हैं, जो कंसेशन मिलता है लोगों को, काफ़ी चीज़ों पे मिलता है। बहुत बस सारी चीज़ों लेडीज़ में। के लिए बस फ्री कर दी है। अब काफ़ी पार्टीज कह रही है कि अगर हम वापस सत्ता में आएंगे तो हम मेट्रोज में 50% डिस्काउंट देंगे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स के लिए भी बस फ्री कर देंगे। आप जो स्टूडेंट पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, आप उसको फ्री का दे के उसको और कमज़ोर बना रहे हैं। मैंने वही कहा कि फ्री का कब तक, हाँ। हमें उनकी स्किल बढ़ानी चाहिए, उसके कार्यक्रम नए नए चलाने चाहिए, लेकिन कुछ नेताओं को पता है कि हम स्किल कार्यक्रम चलाएंगे उससे साथ में वोट नहीं मिल पाएंगे, सीधे सीधे हम फ्री कर रहे हैं। और इसलिए शायद सारी लीडिंग पार्टीज कुछ ना कुछ दे रही है फ्री। हाँ, सभी दे रही हैं, देखिए मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, तो वो नहीं होना चाहिए, आपको उनके स्किल डेवलपमेंट पे देना चाहिए, क्योंकि नौकरियाँ भी कितनी निकल लोगे आप। सही सही। मैं अगर कहो आप, तो मैं तो मैं कहता नहीं हूँ अपने को, लेकिन एक तरह से अगर उस नज़र से मैं देखूँ तो मैं भी तो बेरोजगार हुआ फिर, सही सही, मैं भी नौकरी मांगने लग जाऊँ। तो व्यक्ति को भी ये सोचना चाहिए कि हमें भी अपनी स्किल पे, सरकार भी सोचे, और जो दर्शक आपके यहाँ से सुन रहे हैं, हमें स्वयं भी कुछ रोजगार के विषय में सोचना चाहिए, रोजगार लगाने चाहिए। हम भी ऐसा कुछ करेंगे, 10 लोगों को हम नौकरी पर रखें, हम नौकरी दें उनको, सही, हम चाहे छोटा सा बिजनेस करें, छोटा सा धंधा करें, बिल्कुल। करने वाले को काम की कमी नहीं है। नहीं है, वही हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो बोला था कि भाई आप जो आपके अंदर स्किल है आप काम करो ना जी, उसके लिए जो जरूरत है उसके लिए सरकार खड़ी है। लेकिन अगर सब ये कहे कि नहीं मैं तो नौकरी करूंगा, नौकरी है नहीं, नौकरी है, तो वो ढूंढनी क्यों पड़ रही है? आप खुद ही ठीक है। नौकरी और पैदा एक करिए। चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कहता हूँ आपको नौकरी भी मिल जाती है। आप गए, आपका 2.5 लाख का 3 लाख का पैकेज हो गया, और जो आपका पुत्र है, मान लीजिए आपका 3 लाख की जैसे ही आपकी नौकरी छूटी, तो वो पुत्र आपका या जो भाई है जिसको आपका जो आपके सहारे है, जो वो वही जीरो से शुरू करेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अगर बिजनेस का रोजगार लगाते हो, आप लेकर गए उसको, सपोजेड आपने
200 करोड़ का कर लिया साल का टर्नओवर, तो जब आप रोकोगे तो उसको 200 करोड़ का दोगे, वो 200 करोड़ से बढ़ाएगा या घटाएगा, वो उसकी योग्यता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्किल्स पे है उसको। तो मुझे लगता है वो जो देने लेने की बात है वो सब राजनीतिक विषय है। तो इसीलिए मैं राजनीति से थोड़ा अभी तक बहुत दूरी हूँ अपना आज़ाद जी को लेकर के। सही सही सही। तो सर एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके ख्याल से जैसे आज़ादी से पहले हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, वैसे अगर अभी लोग आज के टाइम में होते तो क्या देश की छवि जो अभी है वो अलग होती या जैसे चल रहा है वैसा ही होता? आपको कैसा लगता है, क्या लगता है, क्या वो ऐसे लोग आज भी हैं क्या हमारे देश में? देखिए आज भी हैं, निसंदेह हैं। अच्छा। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, ऐसे लोगों को जानता हूँ। और एक मैं शायद आपसे सवाल करूँगा यहाँ पे कि अगर मैं आपसे भी कहूँगा कि क्या आप उनमें से एक हो या नहीं, आप क्या जवाब दोगे? नहीं बिल्कुल सर, हम तो उनमें आप से कहोगे ना, हम उनमें से ही एक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़्यादातर उनमें से ही एक हैं, बस समय की परिस्थितियाँ सही। समय को बदलती रहती हैं। आज ये ज़रूरी नहीं कि मैं भी चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरह पिस्टल लेके घूमूं और गोली मारूं। सही सही सही। आज ज़रूरत नहीं, उस समय थी। तो जिस समय जो परिस्थिति है उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। आज परिवेश बदल गया है। मैंने कहा ना, आज हमें ढूंढना पड़ेगा। आज हमारे सामने नहीं ब्रिटिश हुकूमत की हम ट्रेन रोक दें और लूट लें और ब्रिटिश हुकूमत जान जाएगी नहीं ये हमको जीने नहीं देंगे, ये क्रांतिकारी हैं। सही सही। आज बड़ा सजग होकर हमें काम करना है, क्योंकि हमारे बीच में हमारे अपने ही दुश्मन बनकर बैठे हैं, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी की मुखबरी करने वाले उनके अपने ही थे। सही। उस समय भी ऐसे लोग थे, ऐसा नहीं है। और जिनने मुखबरी करी उनकी, मैं दूसरा बताने लगा बात। नहीं नहीं सही है सर, बिल्कुल। आप जिन्होंने उनकी मुखबरी करी वो कोई ब्रिटिश हुकूमत नहीं थी, वो अपने आज़ाद ही जी के विभीषण अपने थे कोई। लोग थे, और वो भी तिवारी ही थे। ओहो अच्छा, तो खुद के ही लोग, खुद के ही लोग थे और तिवारी थे, और उसमें भी एक बड़ा नाम था। अच्छा, जो स्वतंत्रता सेनानी खुद थे, मतलब बहुत उस नाम बड़ा नाम था उस समय का। और उन्होंने ही मुखबरी की। हाँ, उन्होंने ही कहा साहब हमारे यहाँ से अभी भी गए आप जाइए। हाँ हाँ हाँ। नॉट बाबर को, ये उन्होंने, नॉट बाबर अंग्रेजी अधिकारी था जो पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी बैठे थे और वो बड़े लीडर, उन्होंने बोला आज़ाद जी तो उनके पास कुछ पैसे रुपए के लिए गए, भाई तुम मदद करोगे, बहुत बड़े व्यक्ति हो, तुम तो बहुत क्रांतिकारी की बात करते हो। सही। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है। नहीं तो उनको ईर्ष्या थी इनसे, या वो भी देश मतलब ईर्ष्या ये नाटक था? थी कि वो ये चाहते थे कि सिर्फ हम ही हम रहें, क्रांतिकारी कौन होते हैं, सुपीरियर रहने के लिए, सुपीरियर। और जब वो वहाँ से निकले, उन्होंने कहा भाई कुछ पैसे, किसी ने उनको भेजा उनके पास, तो तुम्हारी पैसे की मदद करेंगे, जाओ। वो गए, और ऐसा उन्होंने बाद में अपनी आत्मकथा में भी लिखा कि मैंने आज़ाद को कहा भी, ये आतंकवाद तुम्हारा ठीक नहीं है, ठीक है। और फिर वो वहाँ से गए और वो सूचना मिली, और उसमें भी एक उनका साथी आज़ाद जी का लिप्त था। ओहो, मतलब खुद के ही लोगों ने उनको धोखा दिया और ये सब कुछ हो गया। हाँ, वो जी न्यूज़ पर मैंने ये बात बोली भी है, मैं उसको क्लिप दूंगा आपको। ओके ओके, वो बिल्कुल लगाएंगे। इट्स लाइक घर का बेदी लंका ढाए। हाँ, तो मैंने क्या कहा, जो बात कहाँ से कहाँ पहुँचती, क्योंकि ये जुड़ी हैं बातें। सही सही। जब हम खोलेंगे ना तो ये पीछे से जुड़ी आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि आज भी आपने कहा ना कि नहीं हम तो उनमें से हैं, तो बेशक हम सभी उनमें से हैं। और महाराष्ट्र में तो एक नेता के ऑफिस में बैठा था, मंत्रालय के अंदर, तो मुझे कहने लगा देखिए ऐसा है साहब, आप ये सब कर रहे हैं, ये अभी की ये चीज़ें नहीं हैं, अभी समाज बदल चुका है, आप थोड़ा सा इधर आइए, पॉलिटिक्स वगैरह में जुड़िए, उसके साथ कुछ हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। मैंने जितना मैं कर पाऊंगा मैं वह दूर रह कर ही करूँगा पॉलिटिक्स से। सही सही सही। मैं अभी तक किसी पार्टी की रसीद नहीं कटाई। बाकी मुझे प्रधानमंत्री और मेरे उत्तर प्रदेश महाराज जी से लेकर राष्ट्रपति तक सब बुलाते हैं, राष्ट्रपति भवन के अंदर जाता हूँ मैं। अभी अगस्त में गया था। हाँ, आपकी फोटो है, मैंने देखी। हाँ, द्रौपदी उन्होंने जी बुला करके बाकायदा हमें सम्मान दिया, और इतने बड़े नंदी महाराज दिए वो राष्ट्रपति जी ने वो घर में रखे हैं। मुझे वो सब मिल रहा है जो चाहिए। सही सही। बस आज़ाद जी को मिल रहा है, वो आज़ाद जी का सम्मान था। हाँ बिल्कुल। मुझे क्या करना किसी पार्टी में जाकर। तो वो कहने लगे आप पार्टी में ये होगा वो होगा, बाकी ऐसे कुछ हो नहीं पाएगा। तो क्योंकि देशभक्ति बची नहीं है, देशभक्ति आज। मैंने यही पूछा जो आपसे मैंने पूछा। मैंने कहा आप ये बताओ, आप कहाँ रखते हो अपने को, आप में बची कि नहीं? मेरे अंदर तो है ही, तभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ। मैंने कहा बस, तो सब में है ऐसे ही। बिल्कुल। आप दूसरे को नहीं कह सकते किसी के अंदर। हम जज करने वाले नहीं है कि कौन देशभक्त है कौन नहीं है, हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे।
जितना देश के लिए वो राष्ट्रपति जी वहाँ पर बैठकर कर रहे हैं, उतना ही रोड पर जो मजदूर एक काम कर रहा है वो भी उतना ही बड़ा देशभक्त है। सर, आप चंद्रशेखर आज़ाद जी के घर से हैं, तो आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज हो या कोई ऐसी मेमोरी हो जो आम जनता को ना पता हो, ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? देखिए, आज़ाद जी का जो भी उनके पिस्टल से लेके अच्छा। जो दस्तावेज हैं वो सारे कुछ दस्तावेज थे वो हमारे परिवार ने पीछे ही सरकार को, यूपी सरकार को दे दिए थे। ओके। जो कि अभी प्रयागराज में जहाँ पर आज़ाद जी का बलिदान स्थल है उसके पास में एक संग्रहालय है, वो सब उसमें देख सकते हैं जाके। ओके ओके। जिसमें उनका पिस्टल मुख्य रूप से, ओके, जिससे उन्होंने आखिरी अपने आप को जो कॉल्ट का पिस्टल है उस पर लिखा हुआ COLT कॉल्ट का। ओके ओके ओके। हालांकि पहले वो रिवॉल्वर रखते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन उन आखिरी दिनों के 2 महीने पहले से वो पिस्टल उनके पास था। अंगोछा एक होता था उनके पास। तो ये औपचारिक तौर पे देना पड़ता है या फिर अगर हम रखेंगे तो वो थोड़ा मतलब इलीगल है या चलता है? मतलब काफ़ी सेनानी, बहुत सारे, जैसा आपने कहा 7.5 लाख सेनानी थे, तो सबकी जो 4 फैमिलीज़ है उनके पास कुछ कुछ तो होगा ही। आपके घर में भी कुछ ना कुछ। जैसे यादवेंद्र है, भगत सिंह के पोते जी हैं, उनके पास डायरी है। ओके। वो उन्होंने अभी सौंपी नहीं, वो उनके पास है। और हाँ, जैसे बड़ी बड़ी प्रदर्शनी लगती हैं तो वो उसमें ले जाके रखते हैं, उसको देख सकते। ओरिजिनल जो है, जो भगत सिंह जी ने खुद अपने हाथ से लिखी थी। अच्छा। वो सर, एक छोटा सा सवाल और है, अगर आपको मौका मिलता कि आज़ाद जी से बात करने का, कोई एक सवाल ऐसा जो आप उनसे पूछना चाहते हो कि कोई किसी भी तरीके का, आपको अगर मौका मिलता? आज़ाद जी का? हाँ जी। उनसे अगर पूछना होता तो मैं यही पूछता कि ये बहादुरी मैं कहाँ से ला सकता हूँ। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सही। देश के लिए मर मिट जाने की ये बहादुरी है और ये ब्रेवरी हम कहाँ से ला सकते हैं कि आज सिर्फ वो नाम लेने से ही रोए लोगों के खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। कि चंद्रशेखर आज़ाद। और दूसरा सवाल जो मैं अपनी तरफ से पूछता, आपने तो एक ही पूछा कि ये निशाना मैं कैसे आपकी तरह सीख सकता हूँ। क्या बात है सर, बहुत उस समय भी सेकंड नंबर पे राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, नंबर 1 पे या तो चंद्रशेखर आज़ाद, उसके बाद पंडित जी राम प्रसाद बिस्मिल जी का निशाना था। तो ये क्या इन्होंने ट्रेनिंग दी थी क्या, ये बाय बॉन्ड थे इस तरीके से? ट्रेनिंग अब लेते किससे? हाँ। सारा सिस्टम तो ब्रिटिश सरकार के पास था, जो ट्रेनिंग देने वाले कैंप होते थे। मैं बताता हूँ ये ट्रेनिंग, उनका निशाना अच्छा हुआ कैसे। उनका निशाना जहाँ पर वो रहते थे, मैंने आपको अभी जब शुरुआत हमने की तो हमने बताया कि वो भांवरा चले गए। ठीक है। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला के अंदर भांवरा, जो कि अब चंद्रशेखर आज़ाद नगर है, वो उस समय भील जाति के लोगों का था। मीन्स हम वहाँ आदिवासी क्षेत्र भी था, तो वो बच्चे ना तीर कमान चलाया करते थे। अच्छा। तो वो उन्हीं के साथ पले बड़े, तो वहाँ से वो तीर कमान चला चला के वो धीरे से पिस्टल में परिवर्तित होगा, निशाना टॉप क्लास का हो गया। मतलब एकलव्य की तरह के, कोई गुरु नहीं है पर निशाना अर्जुन की तरह है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे उनका निशाना अच्छा हुआ। और दूसरा आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे सवाल जो कि उनके साथी थे, जो मैंने अभी बताया आपको, प्रेम कृष्ण खन्ना जी, तो काकोरी केस में 5 साल की सजा देके उनको छोड़ दिया गया था। शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में, जो मेरा शुरुआती जीवन भी था, क्योंकि शाहजहानपुर को शहीदों की नगरी भी कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि अशफाक साहब, अशफाक उल्ला खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह वहीं के थे। और वहाँ पर खन्ना जी, जो कि बाद में सांसद हुए, फिर वो 95 में वो नहीं रहे, फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर हम लोग भी लखनऊ आ गए थे। तो उन खन्ना जी से, जैसे सदरी के बारे में, मैं सदरी, लोग अक्सर कहते हैं यही कलर लो, सही, और कोई क्यों नहीं। सही। तो वो खन्ना जी ने बताया था कि ये वो जो ग्रे कलर होता था सदरी, उनको ये आज़ाद जी को पसंद थी। ओके। वो अगर उस समय, अब चूंकि उस समय तो ब्लैक एंड व्हाइट का सब में था, सही सही, अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी उस समय किसी को दिखते तो शायद वो यही, अगर कलर्ड में अगर फोटो होता तो ये होता। तो तब से उनके मुंह से जब सुना, फिर उसके बाद जब हम उस उम्र के तो हम नहीं, जब हुए तो यही ग्रे पहनते हैं, इसीलिए सही सही हमेशा कि आज़ाद जब आते, वो ऐसा बताते थे, आज़ाद जब आते थे तो वो तो हम उम्र थे सारे, उनके साथ ही उन्होंने करा था। मेरा सौभाग्य रहा कि परिवार से होने के बाद उनके साथ मेरी जो परवरिश थी, उनकी खुद खन्ना जी की गाड़ी, और हमारे फादर उनके यहीं पर हम लोग का परिवार था। तो खन्ना जी ने हमारे दादा को कहकर बुलवा लिया था, हमारे पिताजी को, क्योंकि उनका कोई था नहीं।
कि परिवार से कोई इनको हमारे पास भेज दो। तो मेरा सौभाग्य और अच्छा हो गया कि मुझे उनसे सुनने को मिला सब। सही काकोरी के बारे में जितना मैंने सुना है उनके मुंह से सुना, मैंने पढ़ा नहीं कहीं पे। सही सही सही, जो जो सच कैसे- है बिल्कुल। जो सच है। कोई कहता है उस किताब में ये लिखा, हमने कहा हाँ उस किताब में हो सकता है, उन्होंने तो ऐसा बताया था। तो जिसने देखा है उसके मुंह से सुनना और किताब से पढ़ना दो अलग 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 बात ठीक है। हालांकि किताब भी उन्होंने भी बुक लिखी, बाद में मनमथ नाथ जी ने बुक लिखी, वो भी सब सही है। तो कैसे कैसे उनके सामने से ट्रेन निकल गई। काकोरी कांड तो बहुत पहले हो जाता। सही। काकोरी केस कांड तो अंग्रेजी हुकूमत के लिए था। तो कैसे वो लोग स्टेशन पे गए 6 अगस्त को, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 6 अगस्त को ये लोग गए और काकोरी वो ट्रेन निकल गई, ये लोग बैठे कि अभी 8 डाउन सहारनपुर पैसेंजर आ रही होगी, लेकिन वो सामने से निकल गई। सही। कौन है पता नहीं। फिर दूसरे दिन गए, फिर 8 को भी निकल गई। फिर पंडित जी ने मनमथ नाथ गुप्ता जी को लगाया, जो कि उम्र में सबसे छोटे थे, अच्छा। कि तुम पहले ठीक से पता करो, नहीं तुम लोगों के चक्कर में ये अंग्रेजी वहाँ सिपाही भी रहते थे, हमको अरेस्ट कर लेंगे किसी दिन। सही। तब मनमथ नाथ गुप्ता काकोरी स्टेशन से लखनऊ 14 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन वो गए और पता किया कि कहाँ पे गाड़ी रोकनी है और कौन सी गाड़ी है, संवाद देख कर आए कितने बजे निकलती है। तब ये लोग चढ़े हैं काकोरी स्टेशन से। पूरा रेकी किया सारा कि किस रेकी तरीके- किया, मनमथ नाथ गुप्ता जी ने रेकी किया था। ओके। पंडित जी उस देखिए जो उस पूरा केस था जो हुआ था इंसिडेंट, उसके पूरे जो कह सकते हैं मास्टरमाइंड जिन्होंने वो करा था वो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। अच्छा 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 अच्छा। चंद्रशेखर आज़ाद जी को दिया था गाड़ी रोककर, गार्ड से चाबी तुमको लेनी है और गाड़ी रोकनी भी तुमको है। सही। जब रुकेगी तो तुमको हैंडल करना है। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जितना भी चाहे, वो भगत सिंह ने जब सैंडर्स को लाहौर में उधर गोली मारी, या काकोरी केस हो या 1-2 केस और भी ऐसे हुए, सुरक्षा का दायित्व चंद्रशेखर आज़ाद जी का होता। करेक्ट करेक्ट। सबको पता था ये सुरक्षा इनको देंगे तो ये होगा ही होगा। हाँ। सही। उस वक्त कितने क्या उम्र रही होगी चंद्रशेखर साहब की? 1925 में 1925 में 1931 में 24 18-19 साल के रहे होंगे। 18-19 साल का एक लड़का जी। इतनी हिम्मत। इतनी हिम्मत जिस पे पूरी डिफेंस का मतलब दायित्व है। पूरे डिफेंस का, पूरी अंग्रेजी हुकूमत का। बहुत बहुत हिम्मत आपस वाले- के लोग भी समझते थे पूरी अंग्रेजी हुकूमत किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उनको नाको चने चबवा रखे थे। डोनाल्ड ट्रम्प को लेके आपके क्या ख्याल है? अच्छे लीडर है या फिर वही थोपना आता है सिर्फ, या पावर है इसलिए कुछ भी कर सकते आप हैं? देखिए कुछ एक आध चीज थोप दी हो, बाकी पावरफुल लीडर हैं और हमारे देश की भी अच्छे ही संबंध हैं अभी तक, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जब से मैंने अभी सुना है कि गद्दी पर आए हैं तो बांग्लादेश में भी हलचल हुई है कि वो चूँकि उस विषय पर हमारे साथ हैं वो। सही सही। ठीक है। हाँ बट ये है कि जैसे अभी मैंने वीज़ा की बात करी, उनके यहाँ से जो समस्या आ रही है, जैसे 400 दिन में एक वीज़ा होता है हमारा, तो उसको थोड़ा लंबा जल्दी पीरियड करना है। चाहिए। और जो हमारे विदेश मंत्री जी हैं जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल बिल्कुल। एस विजय शंकर। हाँ, तो उन्होंने भी उनको ये बोला है कि जो हमारे वहाँ पर, हमारे यहाँ के जो भारतीय वहाँ पर है, मतलब हालांकि उनकी सरकार पहले भी वो थे गद्दी पर तब कर रहे थे, जो पीछे से बात चली आ रही है, और अभी भी जो हमारे भारतीय वहाँ रह रहे हैं, कुछ एक दस्तावेज में उनके मिसिंग है या वीज़ा ओवर हो गया है, तो उसको भी वो जल्दी बनने के बाद, जैसा कि आपने पूछा कि उनके बनने से क्या हमको फ़ायदा क्या है हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पर, तो यही है कि वो जो वहाँ पर है उनको भी ठीक तरह से जांच करो, वापस इधर भेजेंगे। लेकिन वहाँ ऐसा पे जो होगा। भी सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इस बार जो चुनावी जो मैनिफेस्ट होता है, संकल्प पत्र, जो बताते कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये करेंगे, मतलब 2 ही पार्टी, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेटिक पार्टी। हाँ। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि जितने भी नॉन यूएस रेजिडेंट लोग हैं, हाँ। उनको मैं पहले जॉब से निकालूंगा। मेरी प्रायोरिटीज है यूएस के लोगों को नौकरी देना। अच्छा। क्योंकि इंडियंस बहुत भारी मात्रा में सिलिकॉन वैली में, आईटी सेक्टर में, हर चीज में यूएस के अंदर आप देखो कि इंडियंस ही भरे पड़े। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने इस बार पब्लिकली ये बोला था, और वो लोग कहते हैं कि वो टारगेट इंडियंस को ही किया था कि ये जो इंडियंस आके माइक्रोसॉफ्ट जैसी, गूगल जैसी कंपनी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, वहां से वो लीडरशिप पोस्ट से भी, जैसे भी सुंदर पिचाई गूगल के है, माइक्रोसॉफ्ट के थे सत्य नडेला, शायद सत्य नडेला अभी भी है, उन सबको वो कह रहे कि अब यूएस के अंदर यूएस रेजिडेंट वाला बंदा ही लीड करेगा। अब लीड करने की बात है तो मैं नहीं कह सकता, बाकी इंडियंस हर कंट्री में कहाँ कहाँ तक है, आप पीछे सऊदी अरब में कहाँ कहाँ तक है आपको पता ही है, ठीक है ना। चाहे वो हमारे देश के बड़े स्टार हों
कहाँ कहाँ तक उनके वहाँ पर साम्राज्य जाते हैं वो, सऊदी में कितने परसेंट है, सबसे ज़्यादा तो वहीं पर है मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो ये उनकी कौन सी सोच है मुझे पता नहीं, यहाँ पर वो गलत है, वो लीड नहीं करने देंगे। अगर अपनी काबिलियत से लीड कर रहे हैं ना वो, कब्जा तो नहीं कर रहे हैं। सही। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ओवर पॉपुलेटेड हो गया जॉब्स के अंदर, कि यूएस के लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है क्योंकि अच्छा। इंडिया के लोग उनसे ज़्यादा स्किलफुल है, उनसे ज़्यादा मतलब जिस भी काम में जा रहे हैं उससे ज़्यादा डेडिकेटेड तरीके से काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कम पे आउट में काम कर लेते हैं इंडियंस। यहाँ अगर लाख रुपए है लेकिन यूएस में 4 लाख मिला तो कर लेंगे। वहीं अगर यूएस वाले को यूएस में नौकरी करनी है, वो 10 लाख मांगेगा तो उसे नहीं मिलेंगे। उनको पता है इंडियंस वहाँ पे आके 4-5 लाख में नौकरी कर लेते हैं। देखिए उसके राइट उनकी कंट्री, उनके राइट उनके पास हैं, पर सही गलत तो हम लोग बता ही सकते हैं कि ये तो गलत है। वही फिर महाराष्ट्र वाला हाल हो जाएगा कि शिवसेना ने कहा नहीं नहीं और नहीं रहेंगे यहाँ पे, तो वो धीरे धीरे बैकफुट पे चलेगा ना, वो पार्टी बैकफुट पे चली गई। बाला साहब के विचार बहुत अच्छे थे, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनके ही परिवार में किसी एक और कोई व्यक्ति उसने कहा नहीं नहीं दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ नहीं, तो नीचे आ गया ना, समझ गई चीज़ें, दो गुट हो गए उसके। 2 गुट हो गए। तो ये कहीं ना कहीं गलत है अगर मेरे उसमें आप पूछो, क्योंकि वो अपनी मेहनत से वहाँ पर सब कर रहे हैं, बाकी उनकी कंट्री उनका राइट है। लेकिन ये तो पॉसिबल भी नहीं है कि हाँ। आप इंडियंस को पूरा ही वहाँ नहीं, से वॉश बहुत आउट कर बड़ा दो। इशू चल रहा है अभी ये देखो, ये तो एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो जाता है, बट इतना कोई देश, ये वहाँ के विदेश मंत्री जो क्या मार्को कुछ नाम है उनका, और हमारे विदेश मंत्री बैठकर इस पर कुछ चर्चा करें तो बात बन सकती है। नहीं वो करेंगे भी, और मुझे तो लगता है कि और मोदी जी के संबंध अच्छे हैं उनके साथ, हाँ, ट्रम्प जी के साथ बहुत अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का ये कि जब भी आऊँगा धमाके करूँगा 3-4 तभी घुसूंगा। टिकटॉक बैन कर दिया, बहुत बड़ा मतलब नहीं वो तो जरूरी था। वो इसलिए क्योंकि चाइना के साथ संबंध खराब है भैया। सबसे पहले यहीं रीढ़ की हड्डी पे वार करो, यहाँ से टूट जाएंगे। इंडिया पे टिकटॉक बैन हुआ था, लोगों को लगता है कि कोई असर नहीं हुआ। बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर मार्केट थी जो पूरी तरह से क्रैश हो गई थी रातों रात, और उसके साथ जितनी ब्रांड्स, जितनी बड़ी बड़ी फर्म एफिलिएटेड थी, हाँ। जो उसके थ्रू पैसा कमाती थी, सारी मार्केटिंग एजेंसी, सारी सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी सब रातों रात बंद हो गई थी, क्योंकि उस टाइम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पे आता था। हजारों के लाखों करोड़ों का व्यापार हो गया था। हाँ बहुत बड़ा व्यापार। हाँ, उससे ज़्यादा व्यापार चाइना का होता था, लेकिन हम भी तो कुछ कर ही रहे थे ना। तो लेकिन एक बात और है, ये है ना, इस तरीके के जो सोशल मीडिया जो है इसमें डेटा चला जाता है। हाँ, वो तो प्राइवेसी security- इश्यूज की वजह से यूएस ने भी बैन किया, इंडिया ने भी बैन किया, शायद काफी कंट्रीज में बैन भी है अब टिकटॉक। बैन भी है, वो जो जैसे ऋषि जी ने अभी प्राइवेसी के लेकर, तो ये हमारी इंटेलिजेंस है वो भी सरकार को बताती है। हम लोग नहीं समझ पाते वो चीज़ें कई बार, क्योंकि कुछ चीज़ें तो पता नहीं है, जैसे हमारी भारतीय सेना क्या कर रही है, सही। कुछ चीज़ें हमें नहीं पता, वो हमारी सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। हमको तो दिखता है ये बैन हो गया बस, क्यों हुआ? कुछ भी चीज होती है इंस्टेंट लेवल पे ऐसा लगता है गलत हुआ है, हाँ। डिमोनेटाइजेशन हुआ, यार ये क्या हो गया, इतना पैसा मोटे था। तौर पे मैं कहना चाहूँगा, हम उस पर एक छोटी सी चीज़ के ऊपर ना जाकर ये सोचें कि विश्व की महाशक्ति के साथ हमारे संबंध किसी भी विषय पर अगर अच्छे होते नजर आ रहे हैं तो वो और होने चाहिए। अगर वो हमारी बात सुन रहे हैं और उस पर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, कई जगह करा भी है उन्होंने मोदी जी के साथ मिल करके, तो वहाँ पर हमें उनके साथ होना चाहिए। मतलब जो इंस्टेंट धमाके होते हैं, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो या यूएस गवर्नमेंट से, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। हाँ। सब चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी। जी, वो बांग्लादेश के मुद्दे पे भी हमारे साथ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल, और उस पर तो वो साथ हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मोदी जी अभी तक जो शांत थे वो यही था रीज़न कि एक बार ट्रम्प आ जाए और उनका क्या रहता है दृष्टिकोण, जी, उसके बाद ही सर। और बाकी मैंने बीच में जो भारतीय सेना का जिक्र किया, वो सेना अपने हिसाब से सब काम करती, पार्टी कोई भी हो, ठीक है ना। हाँ, आलामान का जो आदेश होता है वो तो सर्वोपरि होता ही है कई बार, पर सेना अपने ही हिसाब से हर काम करती है, चाहे इंदिरा गांधी जी के समय में भी हो, सही। जो हमारे सीनियर सेना के ऑफिसर शासक थे, उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने जो डेट थी, उन्होंने कहा इस डेट पर युद्ध होगा, तो तभी होगा, वो उसी डेट पर हुआ। सही। एक अभी मूवी आई थी विकी कौशल की, वो क्या थी वो, मैं उनका बड़ा अच्छा नाम था, नाम भूल गया अभी। उरी, ना उरी नहीं, दूसरी, अभी फ्रेश में आई है। अरे वो हैट लगाए थे, बहुत अच्छी फिल्म। अच्छा वो तो वो, हाँ वो ठीक ऑफिसर है ना, तो उसमें भी ये चीज़ दिखाई गई है, और वो फैक्ट भी है। फिल्म तो चलो हमारे समाज का आई नहीं, तो है फिल्म क्या है, सही, हमारे समाज का ही ना, ठीक है। उस पर फिर ये पॉलिटिकल पार्टी फिर सवाल मांगती हैं, तुमने करा कि नहीं करा, उरी में कुछ हुआ कि नहीं हुआ, हाँ वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, ना तो तुम है। सवाल सेना से नहीं मांग रहे हो, तुम सवाल जो पूछते हो, ये हमारे कई नेता मांग चुके हैं बड़े, ये आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ही मांगा था, अरविंद जी ने तो मांगा था, इन्होंने तो मांगा था। देश की अखंडता पे सवाल उठा रहे हो। अखंडता पे तो उठा ही रहो,
पर अब जो वहाँ लड़ने गया, किसी की बहन की राखी वहाँ लड़ रही, किसी के माथे का सिंदूर वहाँ लड़ रहा है, सही सही। किसी का बेटा वहाँ पर लड़ रहा है, ठीक है, उधर से गोली चल रही, तुम तो यहाँ बैठ के सबूत बड़े अच्छे से मांग लेकर सोचो तुम क्या बोल रहे हो। अभी 1984 के सिख दंगों वाली मूवी आ रही थी। तुम सबूत इसलिए मांगते हो ना कि सामने वाले लीडर को नीचा करना, बीजेपी को नीचा करना है या किसी पार्टी को नीचा करना है। आपने वही बोला था कि कुछ लोग वोट के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार तुम है। उनको नीचा करने के लिए किस पर उंगली उठा रहे हो? तो देखो तुम अपने पर उंगली उठा रहे हो, अपने देश पर उंगली। वो हमेशा रहेंगे बॉर्डर पे, तुम्हारी सरकार आई या फिर आएगी या फिर चली जाएगी, वो मैटर नहीं करता। सही सही। उसको तो बख्श दो, 20-40 उनको बख्श दो, साल क्रांतिकारियों को बख्श दो, सेना को बख्श दो, ठीक है। वो बात अलग है, हम कहें बस शांति से हमारा देश आज़ाद हो गया और शांति में बड़ी शक्ति, शांति में शक्ति है तो वो क्यों खड़े हैं को लेकर गोली वहाँ पर? क्यों वो दिन रात गर्मी के बंकर में बैठे हैं? मैं तो अभी गया था तनोट बॉर्डर जैसलमेर के, बाहर आप पैर रखिए, अब मैंने गाड़ी में पैर करा, मेरा पैर जलने लगा, इतनी गर्मी। लेकिन हम फिर भी पैदल गए क्योंकि हमें बॉर्डर पे वो अक्षय कुमार के माध्यम से वहाँ पर गए थे, देखने को मिला हमें। हम एक फोटो देने गए थे तनोट बॉर्डर जैसलमेर। सही 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 सही। नीचे पैदल में चलो, लेकिन जाएंगे जब ये लोग यहाँ पर लगे, वो वहाँ पर लगी छोड़िए, वहाँ बंकर थे, उसके अंदर वो जून की गर्मी में बैठे थे, निशाना लगा तो उनकी गन दिख रही, हमने ये देखी साहब, ठीक है ना। तो ऐसे माहौल में वो खड़े हैं, बैठे हैं, वो अपना जीवन वहाँ पे व्यापन कर रहे हैं और उसके लिए हम कह रहे हैं कि ये सब गलत है। हमारी गाड़ी पर मैंने सर रख दिया था ऐसे करके और मेरी आंख में आंसू था। बिल्कुल आएगा सर, एक उनकी सच्चे वो भारतीय गन की देखो। आंखों में आएगा बिल्कुल। और मैंने कहा बताओ ये लोग ऐसे, हमारे लीडर इन पर, मतलब मैं बताऊं सुनता तो पहले था भारतीय सेना, लेकिन मैंने देखा आपने अपनी आंखों से देखा। मैंने कहा इनसे सवाल मांगते हैं लोग, तो ये बड़ा निंदनीय विषय है। तुम नेतागिरी करो, पॉलिटिक्स करने की चीज़ है, पर कुछ चीज़ों को एकदम अलग उठा कर रख दो, इन्हें तो मैं टच ही नहीं करना है। सर आज के जो जनरेशन है ना पॉलिटिक्स में, इसीलिए थोड़ा सा वो इग्नोर करते हैं जी, कि वो इस तरीके की पॉलिटिक्स देखते हैं तो कहते हैं हमें पॉलिटिशियन नहीं बनना। पहले ही सब समझ जाते कि गंदा नाला है ये, इसमें जाएंगे तो और गंदे हो जाएंगे। देखिए इसी को तो साफ करना है, जैसे हमने कहा हमें तो नहीं आना है सर, लेकिन जो जाता है ना वो और गंदा होकर निकलता है। साफ करने वाले तो आपके जैसे इक्का दुक्का लोग हैं। पर आप सोचो, अगर मैं मतलब यूथ को डीमोटिवेट इसलिए इस मामले में तो नहीं करता हूँ, मैं खुद जाने को तो दूर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक बाहर रह जाऊँ तो दूसरों को अच्छा वहाँ भेज सकता हूँ समझाकर, पॉलिटिक्स में भी भेज सकता हूँ उनको कि नहीं जाओ। ये भी तो एक चीज़ है जो देश को चला रही है, ये व्यवस्था है ना। क्या इस व्यवस्था में अच्छे लोग नहीं जाने चाहिए? जाना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपकी तो सोच अगर हमें positive पता है कि जैसे आपसे मैंने वही सवाल फिर आएगा, आपने कहा नहीं मैं तो देशभक्त हूँ, या आपसे मैं कहूँ आपको मैं देशभक्त हूँ, आप अपने को सोचो, क्या आप जाओगे, आपको अपने में कैसे ढाल देंगे? क्या आप अच्छे लीडर नहीं बन पाओगे? आप तटस्थ होगे कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं रहूँ या ना रहूँ। जनता तो आपकी फीलिंग को समझेगी, जनता बहुत समझदार है। सही। जनता हम आप यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं वो समझ जाएंगे, ये कह सुनकर हो रहा है या लिखित हो रहा है या भावनात्मक रूप से हो रहा है। सही। तो जनता आपकी पॉलिटिक्स भी जान जाएगी। देश के प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय क्यों हैं? सही। मैं पार्टी की बात ही नहीं करता, मैं व्यक्ति की बात करता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। वो व्यक्ति सुपीरियर व्यक्ति हैं, या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुपीरियर व्यक्ति हैं सोच से, दिमाग से। बिल्कुल। वो वहाँ पार्टी कौन सी लीड करे छोड़ दीजिए, व्यक्ति लीड कर रहा था, पार्टी लीड कर रही है। व्यक्ति विशेष होता है, पार्टी कुछ नहीं, पार्टी तो पीछे से है। मैं आज ये आचार्य लेकर चल रहा हूँ, मैं अगर मेरी गलत छवि हो जाए लोग कहेंगे आचार्य तो ऐसे ही छोड़ो उसको। आज भी मतलब दिल्ली में जो लोग वोट देते हैं वो मोदी जी के नाम पे देते हैं जी, बीजेपी को वोट नहीं देता कोई। दिल्ली में क्या पूरे देश में अगर कोई वोट अगर कोई देता मैं है भाई कह रहा हूँ तो वो शीश जो हमारा देता है। व्यक्ति विशेष होता है, तो पार्टी में यूथ को जाना चाहिए। और कई लोगों के लिए मैं ऐसा प्रयास में भी हूँ, उनको तो निश्चित रूप से। मुझे तो अभी मैं अपने गुजरात में गया ना, वहाँ बोलने लगे, एक पांड्या जी थे, ओके। पांड्या जी, तो उन्होंने कहा कि पांड्या जी उधर ही ज़्यादा पांड्या जी, तो उन्होंने कहा हम इससे इलेक्शन लड़ सकते हैं। मैंने कहा राजनीतिक है ही नहीं, क्या लेकिन हम लड़ना चाहते हैं इसी पार्टी से लड़ना। पार्टी है ही नहीं ना, पार्टी तो है ही नहीं, क्या हम चाहते हैं आप इसको बना दो। तो हमने कहा अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है, बट ऐसा लोग बोल रहे हैं, ऐसी उनकी इच्छा है। सही 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 है ना, वो जाना चाहते हैं किसी एक अच्छे नाम के साथ। ठीक है, मैंने कहा तुम अपना देखो, या तो निर्दलीय लड़ो या कोई अच्छी पार्टी देखो अपने विवेक से, लेकिन जाओ जरूर। मैं आपके प्रचार में आऊँगा, मैं जाता हूँ निर्दलीय व्यक्ति के प्रचार में, मैं जरूर जाता हूँ। मैं कहता हूँ ये आज़ाद उम्मीदवार है, ये आज़ाद जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कई बार गया हूँ लोगों के में।
तो राजनीति में ज़रूर आना चाहिए, ऐसा नहीं है, मत नहीं है। तो सर जैसे प्योर जो इंसान प्योर है, जिसको अच्छी राजनीति करनी है, मतलब देश के लिए कुछ करना है और पॉलिटिकल बन के ही उसको करना है, तो क्या उसके सामने कठिनाइयाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये उसको फेस तो करनी ही पड़ेगी। करनी पड़ेगी। तो उसको कैसे वो निवार, क्योंकि हर कोई बंदा इतना स्ट्रांग तो होता नहीं है कि उसको, जैसे मोदी साहब ने अपने ही बोला कि मुझे भाई मैं तो ये करूंगा ही, चाहे आप मुझे रखो ना रखो, मैं तो ये जो मैल है हिंदुस्तान में उसको साफ करूंगा ही। तो वो तो चलो एक, जैसे योगी जी भी चलो अपनी ही उस पर चल रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों में ये हिम्मत कैसे आए, ये कैसे करना होगा? कई लोग ऐसे होंगे जो पॉलिटिक्स में आके फिर वापस उन्होंने छोड़ दिया होगा, भाई ये नहीं होगा हमसे। देखिए, पता है असफल कौन होते हैं, मतलब जितना मैंने देखा है, मैं बहुत अभी ज़्यादा राजनीति का जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे राजनीति करने के लिए निकलते हैं जैसे उनको डॉक्टर ने बता दिया है कि तुम नहीं करोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। सही। उनको मैं कहता हूँ तुम मत करो। वो मेरे पास भी कई बार आते हैं, अभी मेरे पास कई मैसेज, अभी आपके रास्ते में आ रहा था, वो यहाँ का जिला अध्यक्ष फलानी पार्टी का, आप जरा आगे बढ़ा दो, जानते हो आप उनको? क्योंकि हमको जानते हैं लोग। सही सही। तो मैंने कहा ठीक है, देखता हूँ भाई, मैंने बढ़ा दिया। चलो, कई बार मैंने मिलवा भी दिया कि ये उस प्रदेश के फलानी पार्टी के अध्यक्ष, आप मिलवा दो, जानते हैं आपको। मैंने कहा वो मिलना चाहते हैं, ठीक, वो गए, होगा क्या उससे? तुम समाज सेवा तो कर ही नहीं रहे हो। सही सही। मुझे किसी नेता दूसरे बनना क्यों है? किसी, उनका उद्देश्य ही अलग है। नेता इसलिए बनना है कि वो टिकट हमें दे दें, हम जीत कर सीट पर बैठ जाए। सही। तुम करो तो कुछ समाज के लिए। मैंने कहा मैं किसी नेता में हूँ, किसी पार्टी में हूँ, कुछ मैं समाज सेवा कर रहा हूँ ना। मैं आज यहाँ होता हूँ तो कल अपने गुजरात होता हूँ, कल महाराष्ट्र होता कहीं हूँ, भी, हाँ बिल्कुल कहीं भी होता हूँ। मैं तो किसी पार्टी का दामन नहीं पकड़ा मैंने, ठीक है। सही। और ना मुझे कोई उसके लिए दे भी रहा। मैं तो अपना, हमारा इलेक्ट्रिक का लखनऊ में छोटा सा काम है, ओके। हमारी आजीविका उससे चलती है। सही लेकिन जब देश के लिए हम करते हैं तो देश से ही हमको मिलता है कुछ करने के लिए। सही सही सही। ठीक है ना? आप भी हमारी मदद कर रहे हो, मुझे बुलाकर मेरे विचार लोगों को बता रहे हैं, ऐसे होता है। सही। तो वो जो 200-250 करोड़ है वो यूपी सरकार ने दिए कि दिल्ली केंद्रीय सरकार ने? नहीं, जो ज़मीन दी है योगी जी ने दी है। ओके। इसको बनाने के लिए पहले की सरकार तो सुनती भी नहीं थी। हम्म। मैं वो कौन है या जिनने सुना होता, मैं उनके लिए भी तारीफ करता यहाँ पर, चाहे वो पीछे समाजवादी बीएसपी पार्टी रही हो या सपा रही हो। उनको तो हम पत्र देते तो ये भी नहीं बताते थे कि आपसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ओहो, अच्छा। कम से कम अभी ये है, वो बुलाते हैं साल में 3 बार, वैसे ही बुलाते हैं। तब हमने कहा ये ज़मीन ये करने, उन्होंने कहा ठीक है हम ज़मीन करने। हमने प्रतिमा बनाई, उन्हीं को हमने कहा। सही। उन्होंने कहा प्रतिमा तो इतना बड़ा बजट नहीं अब। फिर हमने कहा ठीक है आप ज़मीन, तो उन्होंने ज़मीन दी। सही। बहुत ज़्यादा नहीं है, पार्क हमें बड़ा सा दिया है प्रतिमा लगाने के लिए, ठीक है। हालांकि उसको प्लस एक जगह और देखकर हम टोटल 10 एकड़ में कर रहे हैं। वो बाकी का जो है 9 एकड़, वो आप जो सुन रहे हैं, जो देश भर के लोग हैं, उनके माध्यम से कर रहे हैं। सरकार की तरफ से सर मैं ज़मीन का सहयोग है, वो जो अभी छोटी सी सही सही। मतलब आज़ाद जी के लिए 200-250 करोड़ हम जैसे पूरे लोग देश के आज़ाद प्रेमी इकट्ठा करके कर रहे हैं। बहुत बड़ी उसी बात पर अभी हमने ये जो अपना कार्यक्रम है, इसी के लिए हमने ये भी इसलिए भी रखा था कि यहाँ पर भी बात बताएंगे, जैसा कि आपने बताई भी दर्शकों को। नहीं, हम अपने दर्शकों को बिल्कुल कहेंगे कि इस मुहिम में आप जुड़ सकते हैं और अमित जी का साथ और आज़ादी के पीछे हमें सबको खड़ा होना चाहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपसे जो भी मदद करना चाहें, अमित जी बताएंगे इसके बारे में। ये इस तरह की है प्रतिमा, और ये जो प्रतिमा है ये झांसी में मास्टर रुद्र नारायण सिंह जी के घर पे उन्होंने खींची थी आज़ाद जी की, ये ओरिजिनल। और यही प्रतिमा बन रही है वहाँ पे, यही वाली, मतलब जो ये लुक है। कब तक इसका हो जाएगा उद्घाटन? इसका शिलान्यास हो चुका है, ओके। ठीक है। और इसको बनाने के लिए चूँकि इसको हमें शुरू करने के लिए ही 25 करोड़ पहले चाहिए, ओके। तो उसकी तैयारी चल रही है और शायद हम साल भर में इसको शुरू भी कर लेंगे। और शुरू करने के 2 साल बाद ही पूरा 10 एकड़ का जो कॉम्पैक्ट उस एरिया में जो क्षेत्रफल होगा उसमें बना रहे, सारे शहीदों का होगा लगभग। 2030 से पहले हमें ये मूर्ति देखने को मिल जाएगी या उससे भी पहले? बहुत पहले 27 तक। 27 तक, ठीक। ये पूरा हमने आपको दिया ही हुआ, आप चाहें तो ये डिटेल सब लगा सकते हैं। नहीं, हम बिल्कुल लगाएंगे इसमें। और आपसे सर ये कोई अगर जैसे कोई डोनेट करना चाहे या संपर्क करना चाहे तो वो भी आप नंबर और कुछ दे दीजिएगा। बारकोड लगा हुआ है। ये बारकोड है, सही। ताकि हर एक व्यक्ति जिसके पास जो साधन है
वो बारकोड भी कर सकता है, पूरा अकाउंट डिटेल भी वो भी कर सकता है, 80 जी के तहत छूट भी है, जो वैसे रिबेट मिलती है उनको, वो सारा कर सकते हैं। नहीं हम बिल्कुल इस पॉडकास्ट में लगाएंगे। और आप जो हमारे दर्शक जो भी इसको देख रहे हैं, प्लीज़ आप सबसे इस रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम में अमित जी का साथ बिल्कुल खड़े रहिए। तो हम बात कर रहे थे कि राजनीति ज़रूरी नहीं, पहले देश सेवा करिए, फिर जनता तय करेगी आपको नेता बनना है, अपना लीडर जनता को चुनना है कि नहीं। सही, आप कुछ काम तो करिए तभी तो आप जनता कुछ करिए ना। आप यूँ आएंगे कि बिल्कुल यूँ परेशान से, मेरे पास कई लोग अभी भी बीच में लखनऊ विधानसभा के सामने होटल, वहाँ भी मैं गया मिलने, वो एकदम परेशान से थे कि हमको कर दीजिए, हमने बहुत दिया है, हमसे आप ये ले लीजिए वो ले लीजिए। हमने कहा मेरे भाई तुम कुछ करो। तो एक सांसद के पास गए उनको लेकर, तो सांसद जी भी कहने लगे, वो तो हमारे मित्र हैं सांसद जी, कहने लगे ठीक है हम फ़ोन तो कर दे रहे, पर आपने कुछ क्षेत्र में किया तो कुछ नहीं अभी। तो उन्होंने कहा हम क्या मदद करें आपकी, करना पड़ेगा, चाहे राजनीति हो चाहे कोई भी काम हो। मैं कहता हूँ आप भी पॉडकास्ट कर रहे हैं या मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, कोई भी हो, पहले जो सफलता है आपको पटक देगी मुंह केवल। सही सही। और आप उठने के लिए छटपटाएंगे, तब जब आप उठोगे एक बार, फिर आप उठते ही चले जाएंगे। और आप नहीं उठे, आप गए खत्म वहीं पे। बिल्कुल। तो ये हर जगह लागू है, बाउंस बैक करना आना चाहिए, बाउंस बैक करना आना चाहिए। और मैं लीडर जो हमारे, दूसरा मैं एक बात बताता हूँ, जो हमारे देश के जो नेता हैं बड़े बड़े, और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो नेतागिरी मानने के लिए बहुत परेशान है, इनके टेस्ट होने चाहिए। सही है। एक आईएएस कितनी परीक्षा देता है। सही सही सही। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर फाइनल होता है, फिर इंटरव्यू 10 लोग बैठ के लेते हैं उसको, और उसके बाद जा करके एक विधायक उसको खड़ा कर करते हैं, तुमने क्या करा, सही। चलो हटो यहाँ से। सही सही सही। एक आईएएस को एक नेता ऐसे बोलता है, जो कि ऐसे ही जैसे मैंने बताया ना, चापलूसी कर कर टिकट पाके विधायक बन गया, तो उसका भी एक बार टेस्ट जरूर हो जाना चाहिए ऐसा घुमा। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो हम जिसको चुनते हैं, जो सीट पे बैठता है, उसका हाँ। क्या है वो तो हमें पता ही नहीं, बस बैठ गए वो तो। जी, तो मैं वही कह रहा हूँ, जो प्रशासन में इन लीडरों की, जो आगे आगे गाड़ी में चलते हैं, डीएम उनको लेने के लिए पहले खड़े हैं, उनकी कितनी परीक्षा होती है। सही 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 है ना। इस दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर में कितने आईएएस बनने के लिए बेचारे, सही। हाँ, वहाँ पे तो पूरा इनकी गुलामी करने के लिए, अरे इनके भी तो टेस्ट करो। सही सही है। अभी दिल्ली इलेक्शन में, इस पॉडकास्ट से पहले मैं आ रहा था, अभी धर्मेश भाई से बात हुई, जी, तो पार्टी का नाम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो उस पार्टी से खड़ा है उसका अपने आप में ये गुंडागर्दी वाला फेस है, और उसने अपना सोशल मीडिया बहुत बूस्ट किया पिछले कुछ एक महीने के अंदर। और उसके आसपास जो लोग उसकी पद यात्रा में या घर घर जाके संकल्प पत्र बांट रहे हैं या वोट मांग रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ के, वो जो उसके आसपास लोग खड़े हैं ना, वो उस एरिया के सबसे बड़े गुंडे या मवाली कह लो या चोरी चकारी करने वाले लोग, उस तरह के लोग तो नेता लेके घूम रहे हैं अपने साथ। अब ऐसे इंसान को अगर वोट दे भी दे तो फिर यही उम्मीद की जाएगी कि यहाँ गुंडागर्दी बढ़ेगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खड़े हैं, मैं तो अपनी ही लोकेलिटी की बात कर लेता हूँ, नाम नहीं लूँगा, उनके मुंह से मैंने एक हिंदी का पैराग्राफ नहीं सुना कि वो बिना देखे अपने मुंह से कुछ बोल दे। इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, इंग्लिश तो चलो कहीं लिस्ट में ही नहीं है, लोगों को हिंदी बोलना नहीं आ रही। जो लोग उम्मीदवार खड़े हैं उनको हिंदी बोलना नहीं आती अभी सही से, मतलब वो भाषण देने जाओ, पर्चा गायब कर दो तो खड़े रहेंगे, तो खड़े रहेंगे वो। मतलब एक तरीका होता है किसी को संबोधित करना, वो नहीं आता है और उनको नेता वही कह रहा हूँ। जैसे नरेंद्र मोदी जी वाणीवीर है, उन कुछ नहीं होगा, कहाँ खड़ा हूँ मैं, क्या बोलना है, सब खैर एक्सपीरियंस है, एज है, लेकिन 35 साल के भी काफ़ी सारे नेता है जिनको आप कहीं भी खड़ा कर दो बहुत बढ़िया भाषण देते हैं बिना किसी स्क्रिप्टेड चीज़ के। आप अभी जिनकी परिणीति चोपड़ा से शादी हुई है, कौन है वो, राघव चड्ढा, वो मुझे बहुत पसंद है कि वो कहीं भी होते हैं, ऑन द स्पॉट कोई सवाल आ जाए ना, उस एज के अंदर उतना मतलब इंटेलेक्चुअल माइंड होना बहुत बड़ी बात है। ये व्यक्ति कुछ एक ऐसे हैं जो पार्टियों को खींच के ले जा रहे हैं। हाँ, ये लोग ना हो तो शायद अस्तित्व ना रह जाए कुछ। सही। वो जिनका आपने नाम लिया, अच्छे वक्तव्य भी अच्छा होता है, बोलने का तरीका भी है, सही। ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ ना, राजनीति में वही सक्सेस जो राजनीति में जाने के लिए मरा नहीं जा रहा है। और मैं तो यूँ कहता हूँ, जैसे आप हमारे दरवाजे पे जब इलेक्शन होता है ना, आते हैं सर हमको वोट करना, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम सबको पता करना चाहिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति में कि हमारा तारणहार हो सकता है। हम सबको इकट्ठा होकर उसके घर जाना चाहिए, बिल्कुल। हम सबको उसको उठाओ कि तुम आओ राजनीति में, चलो, उसको खींच के ले जाना चाहिए। लेकिन वो तो सर पार्टी उसे टिकट नहीं देती, करना ये चाहिए, नहीं देती सर पार्टी टिकट।
पार्टी तो नहीं देती है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, पार्टी देती क्यों नहीं? क्योंकि वो आगे, अब जब आगे आएंगे उसको पता चलेगा ये होल्ड है इसका, ये काम कर रहा है, तो पार्टी तो देगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी देखो हमारे एरिया से जिन लोगों को टिकट मिली है, मैं तो एरिया का नाम नहीं लूंगा क्योंकि पब्लिकली पूरे इंडिया में देखी जाएगी, नॉन डिजर्विंग लोग है सर। और ऐसा नहीं है कि मैंने उनका नाम पहले सुना नहीं है, सुना है मैंने, लेकिन आपने किया क्या है? बट तभी होगा जो मैंने बात कही, आपने का टिकट तो नहीं देती है सर, लेकिन टिकट जब तो नहीं उसको- मिलता है ना, उसको क्योंकि लेकर पावर आएंगे, पैसा उनके पास है। जब उसको हम लेकर आएंगे और ये जानेंगे नहीं, ये जनता का आदमी है, इसको देना ही पड़ेगा, तो वो मजबूरी में देंगे फिर, या तो निर्दलीय निकालेंगे। नहीं नहीं, एक बात है, जैसे आपने कहा कि पावर और पैसा उनके, मोदी जी के पास कहाँ पावर थी, कहाँ उनके पास पैसा था, वो आज कहाँ बैठे हैं? वो तो फर्स्ट टाइम विधायक बने, फर्स्ट टाइम ही मुख्यमंत्री बन गए थे, फर्स्ट टाइम सांसद बने, फर्स्ट टाइम ही प्रधानमंत्री बन गए थे। उनको इच्छा नहीं थी आने की, वो सेवा उन्होंने संघ में गए, संघ में सेवा देते रहे। सर लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर मोदी जी निकलेंगे, बाकी तो वही भेड़ चाल चल रही है, टिकट खरीदो, पैसा बांटो, पावर दिखाओ। बट देखिए कितना भी ये सब हो, पर हो ऐसे ही पाएगा जो मैंने आपको बताया। हमें उस आदमी को खींच के लाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, आगे आना तुम पड़ेगा। खड़े हो और उन पार्टियों को दिखाना पड़ेगा कि ये है देखो हमारा चेहरा, तुम इसको दे रहे हो तो दे रहे हो। वैसे आम आदमी पार्टी का भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, कहीं कुछ नहीं था, पहली बार खड़ी हुई, जीत गई, 10 साल निकाल दिए, पता नहीं चला, काम की है कोई, मतलब मेरा तो अभी तक, मेरे को तो यही नहीं पता चल रहा कि अगर 5 फरवरी को वोट है तो मैं वोट किसको दूं, काम के बिहाफ पे वोट दूं, शक्ल के बिहाफ पे वोट दूं, या अपना एरिया देखूं कि मेरे एरिया में कौन मेरा फायदा करेगा वो देखूं। क्या है कि देखिए हर संगठन में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, ठीक है ना। मैं इसी दिल्ली की सांसद, ये भी पिछले साल आज़ाद जी की फ़ोटो लेकर गया, तुमको ये तक तो पता नहीं है आज़ाद जी हैं कौन, तुम सांसद बन के बैठो, शर्म आनी चाहिए। मैं एक व्यक्ति, बच्चे का ट्रांसफ़र था, वो कहीं दूर पड़ती थी, तो लेकिन जो होता है कि भाई इतने किलोमीटर में एक बच्चे का होना चाहिए जो लीगल है, ठीक है। मैं गया और मैंने आज़ाद जी का ये वाला तो नहीं, ओरिजिनल एक चित्र है, तो वो उनको दिखाया, इसमें शायद दिया नहीं, वो हमारे पास हम ओरिजिनल देते हैं, किसी को भी देते हैं, वो हम लोग के पास है वास्तविक, वो वाला दिया, ये कौन है? तो हमारे साथ जो गए थे कहीं ये आज़ाद जी हैं, ये उनके वो हैं, अच्छा आप उनके वो हैं, पर ये फ़ोटो आप साफ़ करवा के लाओ ना इसको। अरे मैंने कहा ये ओरिजिनल फ़ोटो है, इसको क्या हम साफ़ करवाएं? ये नहीं आप साफ़ करो, बताओ इतने बड़े क्रांतिकारी आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। मैंने कहा सर उठो यहाँ से, फ़ोटो ली, हम चल दिए वहाँ से। आज उनकी वो दिल्ली में फजीयत है, उनके नाम से पोस्टर लगे हुए पूरी दिल्ली में, क्योंकि उनकी आदत ही वही है। खुद तो आप शर्मसार हो रहे हो, अपने संगठन को भी शर्मसार करते हो, कहीं भी आप कुछ भी बोलते हो। सही। आपको आज़ाद जी के बारे में भी नहीं पता। सर आपने अभी बीच में ना अक्षय कुमार का नाम लिया, तो बॉलीवुड से भी आपके संबंध किस तरीके से अच्छे हैं? हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जिस नाम को लेकर आगे बढ़ता हूँ मैं, आज़ाद जी, उनका सम्मान हर जगह है। ओके ओके, ठीक है। अक्षय कुमार से मिलना ये हुआ कि जैसे मैंने बताया आपकी तनोट बॉर्डर पे हम लोग गए, तनोट बॉर्डर पे हमारा ये था कि हम जो आखिरी, जैसे उस पार पाकिस्तान इस पार इंडियन बॉर्डर, हम वहाँ पर जो रेंजर्स खड़े होते हैं उनको आज़ाद जी की फ़ोटो देंगे। ओके। पहले मना हुआ कि नहीं ऐसा संभव नहीं, फिर भी हमने कहा अच्छा फ़ोटो नहीं लेंगे, हम दे देंगे। फ़ोटो वहाँ की बॉर्डर एरिया की मना होती है। हमने 3-4 लोगों को फ़ोटो दिए और चले आए। हमारे पास शाम को जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर वो जगह है। फिर हमारे पास शाम को फ़ोन आया कि आपसे अक्षय कुमार मिलना चाहते हैं। तो हमें लगा कोई कार्यक्रम है कहीं पर, ऐसे फ़ोन आते हैं। हमने कहाँ पे कार्यक्रम है? कोई कार्यक्रम नहीं है, हाउसफुल 4 की, हाउसफुल 4 या 3 जो भी दोबारा आई है अभी। ओके। वो थी जिसमें बॉबी देओल भी हैं और ये अक्षय कुमार भी, एक रितेश देशमुख, ये सारे थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा वो बुलाना, तो हम समझ कि हाँ अक्षय कुमार ही हैं। तो वहाँ पे एक सूर्या करके रिजॉर्ट है, ओके। सूर्यगढ़ रिजॉर्ट, उसमें गए। फिर मिले तो ये पता चला कि उन्होंने बताया आप कल गए थे वहाँ पे, वो देकर आए हो? हमने हाँ। तो क्या वहीं के कमांडेंट ने इनको फ़ोन किया कि ऐसे भी व्यक्ति हैं, ये देकर गए हैं। तो उनने कहा बुलाओ, हम मिलना चाहते हैं। सही सही सही। तो हम वहाँ अक्षय कुमार के पास पहुँचे। तो और भी कोई सेलिब्रिटीज जैसे? और हम मुकेश खन्ना जी। अच्छा, उनसे भी आपका? हाँ, मुकेश खन्ना जी तो इसके वो है, पहली हमारी, अब आईडी पे जाओगे, पहले ही उनका वो चल रहा है वीडियो, आईडी में वही है, मुकेश खन्ना जी है। प्रतिमा के लिए दीजिए आप। मतलब बॉलीवुड में भी है, मतलब हाँ। इस तरीके के लोग जो देशभक्ति को। और यशपाल वो है शर्मा जी, यशपाल जो शर्मा जी, गंगाजल मूवी है ना, हाँ जी हाँ जी, सुंदर यादव बने। करेक्ट 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 करेक्ट। वो सर अब जाते जाते बहुत ही 2-3 सवाल ऐसे जो शायद हमारी पब्लिक सुनना चाहें।
आगे के भविष्य के 5 साल बाद भारत को कहाँ देखते हैं? 5 या 10 साल में भारत को, जो अभी भारत का जो नेतृत्व है उसके हिसाब से आप भारत को कहाँ देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें तय करना होगा नेतृत्व कर कौन रहा है। ओके। नेतृत्व कहने को तो बड़ी बड़ी संगठन या पार्टियां करती हैं, लेकिन नेतृत्व करती है देश की जनता, ओके। क्योंकि जनता ही उनको बनाती है। सही। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को ये कहना चाहूँगा कि जो भी हम 5 साल बाद देखना चाहते हैं वो हमको बनाना होगा। बढ़िया। जो हम बनाएंगे वही हमें दिखेगा, ठीक है ना। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात तो इस देश को 5 साल बाद रोजगार के तमाम अवसर उपलब्ध हों, हमारे देशवासी स्किल को महत्ता दें, वो रोजगार खुद पैदा करें, सरकारों से तो जो लेना उनको लें, खुद पैदा करें। सही सही। तो ही वो 5 साल बाद वाला जो भारत देखना हम चाहते हैं वो देखने को मिलेगा। और जो आपके बीच में मैंने बात कही थी कि संवेदनशील तरीके से हम उन लोगों को देखें जो हमारे देश को खंड खंड करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा सर, वही बहुत भारत हमें मिलेगा जो हम चाहते हैं। सही सही। आप जो ये स्मारक बना रहे हो, वहाँ से भी या कोई रोजगार उत्पन्न होगा? उत्पन्न होगा रोजगार इसमें। हमने क्योंकि वो आपने कहा कि 10 एकड़ के अंदर है, तो उसका मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, उसको चलाने के लिए लोग, इसमें हमारे 900 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार वहाँ पे मिल रहा है। जब ये चलने लगेगा, तैयार होगी, तो 900 लोग वहाँ कार्यरत होंगे। बाद में कुछ और भी हमने अभी बच्चों के लिए सोचा हुआ है। 900 लोगों की सैलरी कौन देगा? पहला हमारा क्वेश्चन। ट्रस्ट देगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। रिपब्लिकन आर्मी देगी। ठीक है। दूसरी बात, वो फिक्स्ड जॉब होगी या फिक्स जॉब होगी उनकी, वो भी आप ही डिसाइड करोगे? हाँ, वो हिंदुस्तान वहाँ के सुरक्षा गार्ड होंगे, वो वहाँ पे अकाउंटेंट होंगे, वो वहाँ पे जो किचन बनेगा वो होगा, वो वहाँ जो हॉस्टल चलेगा उसमें जो अलग अलग लोग उसको देखने वाले होंगे वो होंगे, और जो साफ सफाई से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं वो सारे ही मिला के। तीसरा क्वेश्चन कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी कॉस्ट कवर हो जाएगी, जो आपने लागत लगाई है उस स्मारक को या उस पूरी लोकेलिटी को बनाने के लिए, एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा 5 साल 10 साल बाद कि आपने वो कॉस्ट कवर कर ली। उसके बाद जो इनकम होती है उस इनकम का किस तरह से उपयोग किया जाएगा? सिर्फ उसी जगह को और क्या कहते हैं उसकी हॉस्पिटैलिटी बढ़ाने के लिए और 4 चांद लगाने के लिए उसमें, या वो चीज़ और किसी सोशल वेलफेयर में देश के लिए और किसी तरीके से यूज़ होगा वो देखिए, पैसा? जी, जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं उसके बाद धीरे धीरे हमें राय लोगों से मिलती है हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो अभी जो हमने स्मारक का एक पूरा पोर्टफोलियो बनाया है उस हिसाब से हम उसको बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे वहाँ जब से लोग आएंगे, जैसे लोग बताएंगे और अच्छा हम कर सकते हैं वो करेंगे। उसके बाद जो आपने कहा कि जब हमारी जो कीमत है वो निकल आएगी, तो कीमत तो निकलेगी, लेकिन जब तक हमारे जितने वहाँ पर 900 या उसके बाद हो सकता है और भी जॉब बढ़ें, उनकी तनख्वाह निकालने के बाद जो बचेगा वो हमने अभी बताया कि हम वृद्धों के लिए, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे मेरे माता पिता वैसे देश की सारी माँ हमारी माँ, वो प्लस बच्चों के लिए भी हम इसके आगे काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं। हाँ, उस पर हमने इम्प्लीमेंट अभी नहीं करा है, क्योंकि हम एक काम एक बार में पहले एक निपटाएंगे, उसके बाद बुजुर्गों वाला, उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं जिनको हमें, मैंने बताया ना, हमारे देश को बुजुर्गों के लिए मतलब ये वृद्धाश्रम और वो सब, या जी, पेंशन प्लान और उस तरह की चीज़ें? नहीं, वृद्धाश्रम जो हमारे बुजुर्ग परेशान हैं, ये वो वाले वृद्धाश्रम नहीं होंगे। हम तो वृद्धाश्रम बंद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी जो असहाय हैं, नहीं कोई सहारा है, किसी माँ के पास नहीं कोई सहारा है, हमारा एचआरए, हम ये एचआरए के लोग, उसके बाद हम वो करेंगे जैसा आपने कहा। उसके बाद उस पैसे का क्या होगा? और अगर कोई एचआरए से जुड़ना चाहता है तो किस तरह से जुड़ सकता है? एचआरए से वो जुड़ सकता है। आपको जो मैंने अभी आपने बताया ना, जो प्रतिमा का आप दोगे उस पर नंबर ऊपर कार्यालय के दिए हुए हैं। ओके। कोई मेंबरशिप फीस? कोई फीस नहीं, कोई सिर्फ फीस अपना आधार हमें भेजकर वो एचआरए से जुड़ सकता है। ओके। निस्वार्थ भाव से देश सेवा का काम कर सकता है, क्योंकि वो हमसे क्या जुड़ेगा, वो ये सोचकर जुड़े कि वो उन शहीदों के संगठन से जुड़ रहा है। ये है। बहुत बढ़िया, मतलब ये आपका कंट्रीब्यूशन है देश को। जी जी, ये आपकी तरफ से। अभी तो चूंकि आज़ाद जी के प्रति समर्पण भाव देखते हुए उनके लिए ये स्मारक बनाने के बाद, क्योंकि स्मारक तो इसलिए कि वो जिंदा रहे, विरासत जिंदा तो रहेंगे। हम तो बहुत छोटा सा काम कर रहे हैं, उन्होंने इतना बड़ा, जवानी में हमें गोली मार दी। सबसे कीमती हमारे पास जवानी होती है, वरना तो कोई बैंक में पेन भी देता, भैया वो जा रहा पेन तो देते जाओ अपना, हमारा पेन। तो उनकी विरासत के लिए ये काम। उसके बाद जो प्रत्यक्ष रूप से समस्या है, क्योंकि स्मारक से ये समस्या तो नहीं खत्म होगी ना, ये आने वाली भावी पीढ़ी के लिए स्मारक, ताकि देखे समझे, जाओ पढ़ो उसमें क्या लिखा, किस लिए किसने शहादत, आज़ाद जी को याद करें। हाँ, और उसके बाद जो हमारे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का, उनकी लिखाई का जिम्मा, उनके लिए कोई ऐसे गुरुकुल तैयार करना जहाँ पर शायद अंग्रेजी शिक्षा ना देकर हम ये वाली शिक्षा दें। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट हो जाता है कि काफ़ी समाज सेवक आते हैं, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, उनके पास सरकार की तरफ से या उनके साथ जो उद्योगपति होते हैं उनसे फंड लेके वो अपने समाज को बहुत उत्पन्न कर देते हैं और इतना मतलब उनको एडवांस कर देते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है। समाज के खुद के ऑफिसेज है, ऑडिटोरियम्स बना लेते हैं, उससे इनकम आती है, वो फंड बढ़ता रहता है, एफडी करवाते रहते हैं, लेकिन देश के लिए कभी कुछ नहीं करते। तो ये जो आगे का जो आपने पूरा ब्लूप्रिंट दिया है अपना कि समाज के लिए, वृद्धों के लिए, अनाथ आश्रम या बच्चों के लिए जो भी आप करेंगे, गुरुकुल बनाएंगे या जो भी आप उत्तर प्रदेश के लिए या देश के लिए करेंगे, वो आपके पास एक ब्लूप्रिंट रेडी है। उसी से मुझे लगता है कि आज के युवाओं को एचआरए में आना चाहिए और निःशुल्क मेंबरशिप है निःशुल्क। और जो भी आगे की डिटेल्स होगी वो हम यहाँ पे गाइडलाइंस में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ लिखा हुआ आएगा, आप उनसे संपर्क कीजिए और एचआरए के साथ अमित जी के साथ जुड़िए और इस संगठन को और आगे ले जाइए और चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम मतलब एवरग्रीन हो जाए, कुछ ऐसा आप योगदान दीजिए। सर इसी के साथ आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपना कीमती समय हमें जो दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत मुझे धन्यवाद। बुलाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को भी भारत माता की जय और वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम।